Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों का आजकल एक कंसर्न जो कि सबसे ज्यादा वैलिड है कि सर रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर तैयारी कैसे करें। सर रमजान का महीना आ चुका है और हमें अभी यूनिवर्सिटीज की तैयारी करनी चाहिए, अपने सेकंड ईयर के ऊपर या ए लेवल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। सर हम किस तरीके से अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें। सर वो हमें पता ही नहीं चलता, सुबह सहरी का टाइम कब होता है, फिर उसके बाद फौरन से अफ्तारी का टाइम आ जाता है। फिर सर अगर तरावी ना पढ़े तो घर वाले उस पर बुरा मानते हैं और हमें तरावी वैसे भी पढ़नी चाहिए। तरावी पढ़ना तो रमजान मुबारक की खूबसूरती तरह भी पढ़ना है। तो सर हम किस तरीके से रमजान के अंदर अपने टाइम को मैनेज करें। या फिर काफी सारे बच्चों का मेरे पास एक कंसर्न जो आ रहा था कि सर हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और अगर अभी हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करें, अभी अपने टाइम को रमजान में कैसे मैनेज करें। इंटर के ऊपर मेजरली फोकस करें, सेकंड ईयर के ऊपर, अपने ए लेवल्स के ऊपर, या एप्टीट्यूड को टाइम दें, या फिर अभी रमजानों के अंदर अपनी चीजों को स्टार्ट करें या रमजानों के बाद तैयारी करना स्टार्ट करें। सो भाई मैंने इसका एक सिंपल सा हल निकाला। मैंने सोचा कि मैं आपके सामने तमाम पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज के जो डेटा है वो आपसे शेयर करूं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस तरीके से होगा, कितने बजे होगा, कब होगा, ताकि आपको थोड़ा सा जो है ना बेटा एक कॉन्फिडेंस भी मिले, आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी हो जाए और आपका थोड़ा सा माइंड ओपन हो जाए कि भाई तैयारी करना क्यों जरूरी है, तैयारी करना अभी जरूरी है बाद में जरूरी है। क्योंकि अक्सर बच्चे तो इस बात पे कंफ्यूज चल रहे हैं। काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर वो ए लेवल्स के जो है ना अभी हमारी इतनी शदीद किस्म के एग्जाम्स चल रहे हैं या ए लेवल्स की हमारी तैयारी इतनी पीक के ऊपर चल रही है। तो भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अकेले नहीं हो बेटा इस मुसाफिर के अंदर। मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि देखो आप अगर अभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या ए लेवल्स के स्टूडेंट हो तो बेटा आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हजारों बच्चा है जो आप ही की तरह पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर रहा होगा। तो भाई अगर वो बच्चा मैनेज कर सकता है तो आप भी मैनेज कर सकते हो, आप किसी से कमतर नहीं हो। ऊपर वाले ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, ऊपर वाले ने आपको हर चीज प्रोवाइड करी है, दिमाग से लेके शक्ल सूरत से लेके एक एक चीज आपको प्रोवाइड की गई है। हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी के अंदर बड़ा प्यारा होता है, खूबसूरत होता है। भाई हर इंसान के पास वही दिमाग है जो मेरे पास है, जो आइंस्टाइन के पास था, जो न्यूटन के पास था, हर एक के पास है। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपने कुछ चीजों का बड़ा ख्याल रखना है, आपने अपने शेड्यूल को मैनेज करना है। काफी सारे बच्चे चूंकि रमजानों के शेड्यूल के हवाले से परेशान हैं तो ये वीडियो में उन तमाम बच्चों को डेडिकेट कर रहा हूं। सबसे पहले तो भाई एक चीज जिसका आपने बड़ा ख्याल रखना है, अगर आप पंजाब बोर्ड से हो, केपीके बोर्ड से हो, बलूचिस्तान बोर्ड से हो, आप तमाम बच्चों के जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो अप्रैल एंड से अप्रैल मिड से स्टार्ट हो रहे हैं। कराची बोर्ड की, सिंध बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपके जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 28 अप्रैल से। 28 अप्रैल से आप लोगों के सेकेंड ईयर के पेपर्स का आगाज हो जाएगा। सिमिलरली वो तमाम बच्चे, वो तमाम के तमाम बच्चे जो कि ए लेवल्स के अंदर बैठे हुए हैं, भाई आप लोगों की जो पेपर्स की सीरीज है वो मई जून सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मई से देखो आप पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, इधर आप फेडरल बोर्ड के हो, आगा खान बोर्ड के हो, या फिर अगर आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हो, तो जाहिर सी बात है मई का जो महीना है या आप लोगों के इंटरमीडिएट का, आप लोगों के ए लेवल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट एक महीना आने वाला है। तो भाई आप लोगों ने उसके ऊपर भी फोकस करना है। और उसके साथ साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, याद रखिएगा यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट भी सर पे खड़ी हुई है। मैं अभी आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स भी शो करूंगा कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी का कब टेस्ट की डेट होगी। मगर उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत कैटेगोरिकल वे में समझाना चाहूंगा कि बेटा जितनी भी यूनिवर्सिटीज की टेस्ट होंगे वो आपके पास तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट मई के अंदर कंडक्ट हो रहे होंगे। मई के अंदर, जून के अंदर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंडक्ट होंगे। और इनफैक्ट बहुत सी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट तो उससे पहले कंडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यूईटी है, यूईटी का जो राउंड नंबर 1 है ये मार्च के अंदर आ रहा है। तो भाई वो तमाम बच्चे जो पंजाब बोर्ड के हैं, आप लोगों के लिए सबसे जो बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी होती है वो यूईटी होती है। भाई सिंध का बच्चा तो चलो यूईटी में अप्लाई नहीं कर सकता, मगर पंजाब का बच्चा जो बैठा हुआ है, पंजाब की जितनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज है वो यूईटी के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। तो भाई यूईटी के टेस्ट को तो आपको सबसे पहले देना है। तो अभी यूईटी का राउंड नंबर 1 तो बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, अगले 2 हफ्ते के अंदर है। इसके अलावा आपके पास नस का नेट नंबर 3, अगेन जो पंजाब से बिलोंग करते हैं तो भाई नस का नेट नंबर 3 लाजमी तौर पे जाके दें। इस्लामाबाद के अंदर होगा और इसकी टेस्ट की डेट भी अप्रैल के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से जो बच्चे नेट नंबर 4 देंगे कराची के अंदर या कोयटा के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो आप लोगों का टेस्ट जून जुलाई के अंदर होगा। तो भाई मगर तैयारी अभी से करनी है। काफी सारे बच्चों का एक कंसर्न जो मेरे पास आ रहा था, जो बच्चे मुझसे क्वेरी पूछ रहे थे कि सर वो हमें नस का नेट नंबर 4 देना है या फिर सर वो फास्ट का टेस्ट देना है, तो सर वो तैयारी हम लोग रमजान के बाद से स्टार्ट करें, सर वो मई के बाद से स्टार्ट करें। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप कभी भी तैयारी स्टार्ट करोगे तो भाई तैयारी एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, तैयारी कंप्लीट करने में टाइम लगता है। भाई एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो एप्टीट्यूड के मतलब को पहले समझ लो। आप में से काफी सारे बच्चों को ये बातें नहीं मालूम होती क्योंकि आप लोगों के बड़े बहन भाइयों ने आपको गाइड नहीं करा होता, या फिर उस तरीके से उन्होंने टॉप की यूनिवर्सिटीज को टारगेट नहीं करा होता, या फिर अगर उन्होंने टारगेट करा भी होता है तो उनके जमाने में कंपटीशन का लेवल डिफरेंट था, आज के जमाने में
में डिफरेंट है, आपको बात समझनी पड़ेगी। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं भाई, आज से 6 साल कबल नस के अंदर 140 के ऊपर भी आपको सिक्स डिपार्टमेंट मिल जाता था इलेक्ट्रिकल का, 130 के ऊपर भी आपको सिक्स डिपार्टमेंट मिलते हुए मैंने देखा आज से 8 साल कबल। मगर उस जमाने में कंपटीशन क्या था, डिफरेंट था। अब आने वाले सालों में कंपटीशन का लेवल ही डिफरेंट है, क्योंकि भाई हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा होता है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, मैं कहना नहीं चाहता मगर जाहिर सी बात है ना भाई, प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा है बच्चों की, मगर हमारे पास बैक साइड पे कैपेबिलिटीज नहीं है, यूनिवर्सिटीज अवेलेबल नहीं है। टॉप की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में कौन सी है, पंजाब साइड के ऊपर यूईटी आ जाएगी, पंजाब साइड पे टॉप की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी और कौन सी, आप मुझे बता दी और भी कोई भी यूईटी के टक्कर का नाम। भाई कायदे आजम यूनिवर्सिटी बिल्कुल मौजूद है इस्लामाबाद में, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। प्याज प्योरली गवर्नमेंट नहीं है, प्याज सेमी गवर्नमेंट में आती है, सेमी प्राइवेट में आती है। कॉमसेट सेमी प्राइवेट में आती है, सेमी गवर्नमेंट में आती है। सिमिलरली सिंध के अंदर टॉप की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज कौन सी है भाई, एनईडी है, मेहरान है, इसके अलावा कोई तीसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। दाऊद जो है, दाऊद एनईडी की एक शाख थी, जो एनईडी ने पहले दाऊद को दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था। आज दाऊद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल मानता हूं, मगर वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी एनईडी है। भाई एनईडी जाने का ख्वाब हर एक का होता है, मगर सक्सेसफुल कम लोग हो पाते हैं। यूईटी जाने का ख्वाब हर एक का होता है, सक्सेसफुल कम लोग हो पाते हैं। तो भाई क्या आप उन लोगों में शुमार होगे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा कि एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास जो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं इंटरमीडिएट के, वो पूछे जाते हैं। अब इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, तो भाई उसके जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपसे यहां पे एप्टीट्यूड के अंदर टेस्ट किए जाएंगे। सिमिलरली ए लेवल्स का जो बच्चा है, ए लेवल्स बेचारा परेशान बैठा हुआ होता है, भाई परेशान नहीं होना ए लेवल्स के मेरे प्यारे शागिर्दों, मैं आप लोगों की भी बात करता हूं, क्योंकि मेरा बेतहाशा बच्चा ए लेवल्स बैकग्राउंड का बैठा हुआ होता है। तो भाई मुझे मालूम है कि ए लेवल्स का बच्चा कहां पे लैग करता है। मुझे पता है कि बेटा आपने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी भी, मुझे पता है कि आपने मैट्रिसेस नहीं पढ़ी भी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई नो माई ए लेवल स्टूडेंट वेरी इन अ वेरी कैटेगोरिकल मैनर, बिकॉज मैं ए लेवल से काफी सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ ए लेवल्स के बच्चों को बल्कि ए लेवल्स के बच्चे उसके ऊपर आते हैं बैजेस के अंदर, तो वहां से भी बेतहाशा बच्चा पढ़ता है। तो भाई हमें मालूम है कि ए लेवल्स के बच्चों को सेकंड ईयर की मैथ्स पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, मगर ए लेवल्स के बच्चे की खास बात क्या है, ए लेवल्स के बच्चे की क्वांटिटेटिव मैथ्स बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि भाई ओ लेवल्स की जो पूरी पूरी किताब है, D1 D2 की किताब होगी, उसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस है। तो ए लेवल्स का बच्चा ज्यादा एक्सेल करता है ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां पे बेसिक मैथ्स, जनरल मैथ्स, बिजनेस मैथ्स ज्यादा आ रही होती है। मगर आपने टेंशन नहीं लेनी भाई, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ए लेवल्स का बच्चा आराम से एक्सेल कर सकता है। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, मैथ्स में आपको खाली एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होते हैं, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर बताने का मकसद क्या है कि देखो एप्टीट्यूड होता क्या है, एप्टीट्यूड में एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इंटरमीडिएट के। सेकेंडली एप्टीट्यूड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि भाई आप इंटरमीडिएट का जो बच्चा होता है, जो सिर्फ इंटर की तैयारी कर रहा होता है, काफी सारे बच्चों को तो ये आइडिया नहीं होता, वो समझते हैं कि भाई इंटर की तैयारी अगर कर ली तो एप्टीट्यूड की तैयारी वैसी हो जाएगी। बड़े बहन भाइयों ने अपने जमाने का बताया है कि इंटर की तैयारी अच्छे से कर लो तो एप्टीट्यूड की तैयारी वैसी हो जाएगी। भाई ये सबसे बड़ी मिथ है, सबसे बड़ी गलत चीज है। याद रखिएगा जितना ज्यादा अब इंटरमीडिएट का और एप्टीट्यूड के सिलेबस का डिफरेंस आ चुका है, आप सोच भी नहीं सकते। एप्टीट्यूड के अंदर जिस तरीके से रैपिडली सिलेबस चेंज हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आईबीएस सीएस का अभी संडे वाले दिन टेस्ट हुआ, बेटा बच्चों के 14 तबक रोशन हो गए, पास पेपर्स का एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सारे के सारे क्वेश्चन एडवांस कैलकुलस के ऊपर आए हुए थे। तो भाई आप लोगों को अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप उस रैपिड वेव को एब्जॉर्ब कर सको, आप उस रैपिड चेंजेस को एब्जॉर्ब कर सको। क्योंकि भाई इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर आप सिर्फ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, आप जो भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो वहां पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वाइल एप्टीट्यूड के अंदर एमसीक्यूज होते हैं। वो जो आप थ्योरी पढ़ते हो उनके एमसीक्यूज होते हैं। आप जो बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहां पे आपको एक एक सेकंड के अंदर, दो एक एक मिनट के अंदर, 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है। यानी कि यहां पे शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो तमाम बच्चे जिनके जहनों में खदशा है, वो तमाम बच्चे जो सोच रहे हैं ना कि सर हम तो इंटर के बाद तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर सर हम तो अपने ए लेवल्स के एग्जाम्स के बाद तैयारी पे फोकस करेंगे, भाई आपसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई भी बेचारा बच्चा मासूम नहीं होगा। उसके पीछे रीजन है। देखो वो तमाम बच्चे जो इस वक्त ए लेवल्स को सेकंड ईयर को लेकर परेशान चल रहे हैं, मेरी एक मिनट की छोटी सी बात बस समझिएगा कि भाई आप अकेले नहीं हो। अगर आपको ये लगता है कि आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आपके स्टैंड अप चल रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, या फिर आपके पर्टिकुलरली प्रीलियम्स चल रहे हैं, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि आप सेकंड ईयर के उस दौर पे खड़े हो जहां पे बहुत टफ होता है चीजों को मैनेज करना। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि अगर आप अभी ए लेवल्स के अंदर है तो मई के से पहले पहले आपका कोर्स भी कवर करवाने का प्रेशर होगा टीचर्स के ऊपर, और आप बहुत ज्यादा अभी चीजों को रिवीजन के ऊपर या अपने नोट्स बनाने में मसरूफ हो गए। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, मगर एक चीज ध्यान में रखो, भाई इस कश्ती के अंदर आप अकेले नहीं हो। जरा अपनी सिचुएशन को जरा गौर से समझो कि भाई उस कश्ती के अंदर हजारों बच्चा, इस मुल्क का हजारों बच्चा आपके साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तैयारी करेगा। आपको क्या लगता है कि ए लेवल्स के आप अकेले बच्चे हो, या सेकंड ईयर के आप अकेले बच्चे जो एनईडी की तैयारी करोगे, मेहरान की तैयारी करोगे, जीआईके की, नस की, प्यास की तैयारी करोगे, या आखान यूनिवर्सिटी की तैयारी करोगे, एमडी कैट की तैयारी करोगे? नहीं, आप अकेले नहीं हो। आप जितनी जल्दी तैयारी करना स्टार्ट करोगे उसमें आपका फायदा होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि भाई अगर आज से आप तहिया करते हो कि आपको एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, आप ज्यादा कुछ ना
करो। आप हफ्ते में सिर्फ अगर अभी 2 दिन भी देते हो, जरा गौर से बात समझिएगा, आप अगर अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी देते हो एप्टीट्यूड को साथ साथ, बाकी टाइम आप अगर अपना फोकस करते हो इंटर के ऊपर, ए लेवल्स के ऊपर, तो भाई ये 2 दिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बानिस्बत बानिस्बत कि आप अगर मई जून के बाद, या फिर आप अगर अपने इंटर के एग्जाम्स के बाद एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हो, लेट्स सपोज सिर्फ 30 दिन के टाइम के अंदर। अब सिर्फ 30 दिन का टाइम है, उस वक्त आपके होश उड़े हुए होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कहां से स्टार्ट करना है, कहां से क्या करना है। सर ये टॉपिक भी करने हैं, सर ये टॉपिक भी कवर करने हैं, सर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर वो 30 दिन का खाली टाइम रह गया है, इसमें फिजिक्स की प्रिपरेशन भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, एनईडी के अंदर केमिस्ट्री भी आती है, यूईटी में केमिस्ट्री भी आती है, सर वो मैरान में केमिस्ट्री भी आती है, सर वो नस के अंदर फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, कैसे मैनेज करोगे? तो वहां पे तो आपको सिलेबस भी नहीं पता होगा। तो भाई बानिस्बत कि आप लास्ट के 30 दिन बैठ के अपनी फोकस करो, भाई अभी का जो टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम पे बड़ी मेहनत करनी है। ये जो टाइम है, इस टाइम को भी समझो, ये टाइम बड़ा क्रूशल है। अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना रमजानों में सर तैयारी नहीं होती, बेटा ये बेवकूफी की बात है, रमजानों में तैयारी नहीं होती, रमजानों में बिल्कुल तैयारी होती है, आप ये गलत सोच रहे हो। मैं भी आपको इसकी थोड़ी सी गाइडेंस भी दे देता हूं। देखो रमजानों के अंदर जो बच्चे कहते हैं ना सर वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो भाई टाइम बिल्कुल मैनेज हो पाता है। आपने इस चीज को ऐसे नहीं सोचना, आप जो भी फालतू काम कर रहे हो, कोई क्रिकेट मैचेस को खेल रहे हो, कोई रमजान की दावतों में जा रहे हो, भाई ये सारी चीजें बाद में आती हैं, जब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे, ये उसकी बात की कहानी है। अभी का ये काम नहीं है, अभी सिर्फ आपके जो 4 महीने 5 महीने बचे हुए हैं, बेटा ये बहुत क्रूशल मंथ्स हैं। ये जो आपके 5 महीने, इन 5 महीनों में आपने जान मारनी है। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अभी थोड़ा थोड़ा टाइम भी एप्टीट्यूड को देते हो, ये एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। अगर आप बानिस्बत कि आप अप्रैल मई के बाद तैयारी करने बैठो, अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको दूं, भाई 28 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है 20-25 दिन तो आपके पेपर ले लेंगे खाली इंटरमीडिएट के, उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रैक्टिकल्स को भी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि प्रैक्टिकल्स में अगर फेल हो गए तो ओवरऑल आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें फेल लिखा हुआ आता है, और फेलियर बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल पहले आप उसको अगले साल बैठ के एग्जाम के अंदर क्लियर ना करो। तो उसके बाद तो फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी मौजूद होंगे, फिर तो आप ये बोलोगे कि सर अब तो प्रैक्टिकल्स आ गया, बहाना आपके पास एक मौजूद है। तो भाई तैयारी अगर आप डिले करते जाओगे, आपकी तैयारी डिले होती जाएगी। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे फोकस करना है। मैं एक छोटी सी चीज आपको यहां पे समझाना चाहता हूं कि भाई जिस तरह आप में से अक्सर लोगों को लगता है कि सेकंड ईयर की बेसिस पे आप किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, सेकंड ईयर के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर बड़ा मेजर डिफरेंस है। भाई सेकंड ईयर के अंदर जब आप बोर्ड का पेपर देने जाते हो, तो आप एक सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हो, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है उस एक सब्जेक्ट के टेस्ट से पहले आपने सिर्फ फिजिक्स का अगर टेस्ट आ रहा है तो फिजिक्स की आपने दिन लगा के तैयारी करी, आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे, पास पेपर भी सॉल्व करे, फिजिक्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कंसीडर करे, और उसके बाद आप टेस्ट देने के लिए गए। मगर एप्टीट्यूड के अंदर ऐसा नहीं होता। भाई एप्टीट्यूड का जब टेस्ट होता है तो उस टेस्ट के अंदर 3 या 4 सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने जो आप इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर करते हो कि भाई एक दिन का एक दिन टेस्ट है, तो उस दिन जिस टेस्ट से पहले आप उसको अच्छे से पढ़कर गए, और आपने 3 घंटे के टेस्ट में सिर्फ उसी सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, आपको मैथ्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तमाम बच्चों ने ओ लेवल्स दिया हुआ है, आप तमाम बच्चों ने 9-10 के पेपर दिए होंगे ना, जरा खुद सोचो कि आपका फिजिक्स का पेपर था किसी 9-10 का या ओ लेवल्स का, तो भाई उस पेपर में क्या आपके जहन में मैथ्स का क्वेश्चन आया था कि यार मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, मैथ्स के बारे में परेशान हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। आपने बोला होगा कि भाई अभी जो पेपर है मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। वाइल एप्टीट्यूड में क्या होता है कि भाई मल्टीपल सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो यहां पे वही 3 घंटे का पेपर, मगर यहां पे 3 घंटे के पेपर में फिजिक्स भी आ रही है, मैथ्स भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, या फिर बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन भी आ रहा है। तो भाई आपके माइंड को इतना शार्प होना है कि आप एक साथ उन 4 सेक्शंस के बारे में वर्किंग करो, आप एक सेक्शन के बाद जल्दी से दूसरे सेक्शन के ऊपर जाओ। तो यहां पे ट्रिक्स बड़ी मैटर करती हैं। और फिर बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईडी के अंदर और एक आपके पास प्यास के अंदर। तो कैलकुलेटर के बगैर पूरी की पूरी मैथ्स करनी है, कैलकुलेटर फिजिक्स में भी अलाउ नहीं है, मैथ्स में भी अलाउ नहीं है, किसी सब्जेक्ट में अलाउ नहीं है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो यहां पे सारी ट्रिक्स आती हैं, क्योंकि आप लोग इंटर के अंदर ए लेवल्स में कैलकुलेटर के इतने आदी हो चुके हो कि आपको तो समझ में नहीं आता कैलकुलेटर पर कुछ करना। तो भाई ये चीज आपने बड़ा ख्याल रखना है कि कैलकुलेटर के बगैर किस तरीके से आपने चीजों को कवर अप करने के ऊपर जाना है, कैलकुलेटर के बगैर आपने किस तरीके से चीजों के ऊपर वर्किंग करनी है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि तैयारी टाइम पे स्टार्ट नहीं करते। रिमेंबर दिस थिंग, मैं छोटी सी अफादियत तो अहमियत आपके जहन में उजागर करना चाहता हूं कि भाई ये जो टाइम है, ये टाइम बड़ा कीमती है, टाइम वापस नहीं आएगा। आप 6 महीने के बाद 5 महीने के बाद बैठ के अफसुर्दा होने से बहुत बेहतर है कि आज से थोड़ा सा प्रेशर लो, आज से थोड़ी सी वर्किंग करना स्टार्ट करो। सेकंड नंबर के ऊपर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, सर वो शेड्यूल कैसे मैनेज करें? सर सारी बातें आपकी सही हैं, मगर ये शेड्यूल मैनेज कैसे करें, शेड्यूल बनाएं कैसे अपना, किस तरीके से हम तैयारी पे फोकस करें? सर वो समझ में नहीं आता। सुबह सहरी का टाइम होता है, फिर सर पता नहीं वो अफ्तारी का टाइम इतनी जल्दी कैसे आ जाता है, दिन इतना छोटा हो गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सर रमजान का स्केड्यूल क्या होना चाहिए हमारा? सर वो काफी सारे बच्चों का एक कंसर्न जैसे था कि सर वो सुबह सहरी होती है, फिर उसके बाद अफ्तारी हो जाती है, सर बीच के टाइम का अंदाजा नहीं होता, पता नहीं सर वो हमारा शायद दिन बहुत छोटा हो गया है, या फिर सर रमजानों में
में पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते, तो भाई रमजानों में पढ़ाई कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके वालिदैन भी आपको प्रेशर करते होंगे, भाई पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, और आप बैठ के सो रहे होते हैं, या फिर आप बैठ के लूडो स्टार माशाल्लाह से खेल रहे होते हैं भाई, लूडो स्टार खेल रहे हो, या फिर बैठ के आप शहरी तक जाके गप्पे हाँक रहे हो, या फिर आप लोग बैठ के शहरी तक क्रिकेट के मैचेस को खेल रहे हो। तो भाई मैं एक चीज आपको बहुत कैटेगोरिकल वे में समझा देता हूँ। देखो बेटा, अगर मैंने स्टार्टिंग के अंदर इतनी मेहनत से एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये टाइम आपका बड़ा कीमती है। ये जो दोस्त हैं, ये जो यार हैं, सारे के सारे इधर ही रह जाएंगे बेटा। कोई आपको जिंदगी भर आपको बैठ के नहीं खिलाने वाला। माँ बाप भी एक अरसे तक खिलाते हैं। मैं आपको एक बहुत रियलिटी चेक देता हूँ। देखो मेरी कोशिश होती है बच्चों को रियलिटी चेक देने की। देखो मैं बिल्कुल मानता हूँ, माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता। दुनिया में कोई दोस्त भी आपका इतना करीब नहीं होता जितने करीब आपके माँ बाप होते हैं। माँ बाप जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं भाई। आई एम नॉट गोइंग इन दैट पर्टिकुलर डिबेट, बट मैं एक चीज यहाँ पे बहुत कैटेगोरिकल में डिफाइन कर देता हूँ। यार माँ बाप बेचारे कब तक खिलाएंगे, 30 साल तक खिला देंगे, 40 साल तक खिला देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जर्नी तो आपको आगे खुद से करनी है ना। सो भाई जितने दोस्त होते हैं, जो आपका आज 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 बेस्ट फ्रेंड है ना बेटा, वो बेस्ट फ्रेंड कल आपका नहीं रहने वाला। तो भाई खुदारा पढ़ाई पे फोकस करो। ये दोस्त यार, ये दावतें सब इधर ही रह जाएंगी। मैं आप बेसिक मिसाल देता हूं, याद रखिएगा, ये जो आज आपके रिश्तेदार हैं जिनकी आप दावतों में जा रहे हो, जिनकी अफ्तार पार्टियों में जा रहे हो, या फिर घर पे आपके वालिदैन जिनकी अफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, एक चीज जहन में रखिएगा, ये कोई रिश्तेदार आपकी सपोर्ट के लिए नहीं आएगा। कल को अगर आप अल्लाह ना करे किसी एग्जाम में फेल हो गए ना, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट एस नहीं कर सके, सबसे पहले क्वेश्चन कौन पूछता है जब रिजल्ट आता है? तो भाई माँ बाप से पहले भी जो है ना, ये घर के बाहर रिश्तेदारों की लाइन लगी हुई होती है कि भाई क्या रिजल्ट आया, जरा हमें भी रिजल्ट बताओ। और अगर किसी बच्चे का रिजल्ट खराब आता है तो रिश्तेदार क्या कहते हैं कि हमें तो पता था, ये तो तैयारी करता नहीं था। या फिर अगर मुंह पे नहीं कहते तो पीछे वो यही बातें करते हैं कि यार ऐसे तैयारी थोड़ी होती है, इस तरीके से तैयारी थोड़ी होती है, इस तरीके से तैयारी कर रहा था, हमें तो बहुत पहले से पता था, कभी क्लियर ही नहीं कर सकता है तो एग्जाम, ये तो इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर ऐसी जाली परसेंटेज लेकर आ गया पैसे वैसे देकर। तो रिश्तेदार तो यही बातें करते हैं। और अगर आप गलती से कामयाब हो जाओ, जितना जलते हैं और जिस तरीके से लोग बात करते हैं कि भाई हमें तो पता था माशाल्लाह से, हाय हाय मेरा पुत्र, ये तो यही कामयाबी इसके हासिल करनी थी इसने। तो कहने का मकसद ये कि रिश्तेदारों को खुश नहीं करना आपने। आपने अपनी जिंदगी में अपने आप को खुश करना है। आपने अपनी जिंदगी में अपने लिए मेहनत करनी है। आपने अपने कुछ टारगेट को सेट करना है। तो जिंदगी में बेटा टारगेट्स को सेट करना सीखो। ये जो आपका टाइम है, इस टाइम में अपने टारगेट्स को सेट करो। मैं आपको एक बेसिक रियलिटी चेक दे रहा हूं कि देखो, एक बड़ा मशहूर शेर है कि डिफीट इज ऑर्फन व्हाइल विक्ट्री हैज मेनी फादर्स। इसका मतलब ये होता है कि जब जिंदगी में आप हारते हो ना, आप खुद अपनी जिंदगी में रख के सोचिएगा, जिंदगी में कोई आपका जो लोएस्ट पॉइंट था, जिंदगी में जो आपका लोएस्ट पॉइंट था, उस वक्त कोई आपकी सपोर्ट करने को नहीं आया था। हो सकता है माँ बाप सिर्फ आए, वो भी कोई अच्छे माँ बाप होते हैं, वो आ जाते हैं इन मामलात में। वरना अक्सर माँ बाप तो डिप्रेशन जानते नहीं क्या होती है। भाई डिप्रेशन तो जानते नहीं होते ना माँ बाप क्या होती है। उनके जहन में तो डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि भाई जो भी करना है बस दिल लगाओ अपना अल्लाह के साथ, डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता। बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई दिल लगाना चाहिए, मगर अगेन आपकी जिंदगी का जो भी लोएस्ट पॉइंट था उसके ऊपर भी कोई आपकी सपोर्ट करने को नहीं आया होगा। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, डिफीट इज ऑर्फन व्हाइल विक्ट्री हैज मेनी फादर्स। यानी कि भाई आपने अपनी मेहनत खुद से करनी है। जब आप जीतना स्टार्ट करोगे जिंदगी के अंदर, तो यही लोग आके आपको कामयाबी के तमगे देंगे, मगर आपने इनके तमगों से ज्यादा अपनी मेहनत पे फोकस करना है। तो भाई ये जो आपका टाइम है, इस टाइम पे अपने टारगेट्स को सेट करो। आपका टारगेट चाहे नस्ट है, आपका टारगेट चाहे यूईटी है, आपका टारगेट चाहे फास्ट है, आपका टारगेट चाहे एनईडी है, आपका टारगेट चाहे आईबी है, आपका टारगेट चाहे मैरान है, पाकिस्तान की कोई भी टॉप की यूनिवर्सिटी आपके टारगेट के अंदर आती है, खुदारा उसकी तैयारी करें। उसकी तैयारी के लिए कुछ रियलिटी चेक्स रखें। आपके पास अभी आपका सेकंड ईयर भी है, आपके पास आपका या ए लेवल्स है या फिर, तो बेटा आपके साथ अभी आपका सेकंड ईयर होगा या ए लेवल्स होगा, और साथ साथ आपको एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके पास हफ्ते में 7 दिन आ रहे हैं, तो भाई अपना एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करो। देखो मैं मानता हूं बहुत दफा बच्चों से शेड्यूल फॉलो नहीं होता, मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। मैं आप ही की तरह का एक टीचर हूं। मैं समझता हूं कि मैं इस कौम की जो यूथ है उसको गाइड करना फख्र महसूस करता हूं। मैं समझता हूं कि भाई इस कौम के बच्चों को अगर मैं गाइड करूं, मेरी बात से अगर एक बच्चा ही मुतासिर होकर काम करना स्टार्ट करता है, मेरे लिए सदका जारी जिंदगी भर का। सो भाई आपका जो ये टाइम है, इस टाइम को अपना डिवाइड करो दो हिस्सों के अंदर। सबसे पहले देखो कि भाई आपके पास हफ्ते में अगर 7 दिन आ रहे हैं, तो अपना एक प्रॉपर्ली शेड्यूल डिजाइन करो कि मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, सैटरडे एंड देन संडे आ गया। रिमेंबर दिस थिंग, आपने सबसे पहले दो चीजों को नोटिस करना है। पहली चीज कि भाई आप लोगों का सेकंड ईयर का या ए लेवल्स का अभी सबसे बड़ा पोर्शन चंक जो अभी आपने कवर नहीं करा, वो ऐसा कौन सा पोर्शन है, चाहे वो सेकंड ईयर हो चाहे वो ए लेवल हो। सबसे पहले उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो जो कि अभी तक आपने कवर नहीं करे हुए सेकंड ईयर में, ए लेवल्स में। वैसे जो बच्चे सेकंड ईयर के होंगे, आप लोगों का तो मेजॉरिटी कोर्स हर जगह पे कवर हो चुका होगा, क्योंकि भाई अप्रैल में आपके पेपर्स हैं, तो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में आपका कोर्स कवर हो चुका होगा, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे। अगर आप किसी बेकार इंस्टीट्यूट में बैठे हुए, तो नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट्स वाले ज्यादती करते हैं बच्चे के साथ, जिसकी वजह से मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाना छोड़ा था आज से कई साल कबल। उसके पीछे रीजन ये थी कि भाई जो इंटर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं नॉर्मली हरकत क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जानबूझ के आखिर तक रोक के रखते हैं। बेटा इस चीज का मुझे बड़े अच्छे से आइडिया है, तो भाई जरूर चेक कर लिएगा कि आपके इंस्टीट्यूट ने रोक के तो नहीं रखी हुई, क्योंकि नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आखिर तक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव रोक के रखते हैं, ताकि भाई आखिरी महीने तक की फीस बच्चा उन्हें दे। यानी कि अगर अप्रैल में पेपर है, तो आपके पास
आपके पास जो मार्च तक का महीना है, अप्रैल तक का महीना है, उस वक्त तक की उन्हें फीस चूंकि हासिल करनी होती है, इतनी वो बदनसीबी के अंदर होते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल को दाव लगा के, कि चूंकि आखिर महीने तक की उन्हें फीस का वो होता है कि बच्चा भाग जाएगा, बच्चा फीस नहीं देगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, तो वो आखिर महीने तक की फीस के चक्कर के अंदर बच्चों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रोक के रखते हैं। तो भाई अगर किसी इंस्टीट्यूट ने आपके साथ ये फनकारी करी हुई है, तो प्लीज आप खुद से बैठ के उन टॉपिक्स को कवर करें। मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेकंड ईयर की तमाम कवर करवाई हुई है, इंटरमीडिएट लेवल की, तो भाई उसको आप मेरे यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, खुद भी कवर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सेकंड नंबर के ऊपर आप सबसे पहले टॉपिक्स को पेन डाउन करें कि भाई आपके सेकंड ईयर के ए लेवल्स के कौन से मेजर टॉपिक्स में भी रिमेनिंग है, पहली चीज। सिमिलरली फिर आप अपने एप्टीट्यूड के सिलेबस को देखें। अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कहीं से आपने स्टार्ट नहीं करी, तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा लाजमी तौर पर स्टार्ट करें। मेरा न्यू एप्टीट्यूड का बैच लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है, इसको ज्वाइन करें। इसमें रमजान का शेड्यूल के मैं वो भी डिस्कस करूंगा, मगर अगेन वो बात की कहानी, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं एप्टीट्यूड की, मगर सबसे पहले अपने टॉपिक्स को जरूर पेन डाउन करें कि आपके जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को पेन डाउन करें कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर अगर अभी आप एनटीएस का टेस्ट दे रहे हैं 8 मार्च का, तो भाई उसमें कौन कौन सी चीजें भी आपने कवर नहीं करी हुई, उन टॉपिक्स को एटलीस्ट पेन डाउन करें। और अपनी तैयारी के अंदर कोशिश करें कि भाई जो टॉपिक्स कवर नहीं करे हुए, सबसे पहले उनको कवर करने के ऊपर जाएं। सबसे पहली और बुनियादी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन टॉपिक्स को अभी तक आपने अनटच किया हुआ था, चाहे वो आपके सेकंड ईयर के हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड के हैं, पहले उन टॉपिक्स को कवर करें। सबसे मजे की बात जो मैं आपको यहां पे डिस्कस करूंगा कि भाई वो तमाम बच्चे जो सेकंड ईयर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर आप लोग किसी ढंग की जगह से तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात आपको आपके टीचर्स ने लाजमी बताई होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो एप्टीट्यूड में होता है, क्योंकि वो सेकंड ईयर का एडवांस फॉर्मेट होता है, तो भाई सेकंड ईयर की आपकी प्रिपरेशन भी एप्टीट्यूड के अंदर कवर हो रही होती है। तो अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी भी ढंग से करते हैं, तो आपकी सेकंड ईयर की काफी अच्छी तैयारी भी साथ साथ कवर हो रही होती है। मगर एप्टीट्यूड में मेजरली होती है शॉर्टकट्स, मगर जो ट्रिक्स जो कॉन्सेप्ट आपको एप्टीट्यूड पे मिलते हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली सेकंड ईयर में भी आपके लिए फायदेमंद होते हैं, ए लेवल्स में भी आपके लिए फायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो अनटच टॉपिक हैं, जो कि अभी तक आपने कवर नहीं करे हुए थे, उनको सबसे पहले कवर करें। जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग थे, चाहे वो सेकंड ईयर के हों, चाहे वो एप्टीट्यूड के हो, पहले उनको कवर अप करें। अपने तमाम टॉपिक्स को एक जगह पे पेन डाउन करें। एक सिंपल आप पेपर बनाएं, एक कॉपी बनाएं, उस कॉपी के अंदर जो सेकंड ईयर के टॉपिक्स आपके हर सब्जेक्ट के रिमेनिंग है उनको पेन डाउन करें। सिमिलरली एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है उनको पहले पेन डाउन करें। अब आपके पास हफ्ते में 7 दिन है। देखो रमजान के अंदर, रमजानुल मुबारक का बड़ा बेहतरीन महीना है, इसमें आपने इबादतें भी करनी है, इसमें आपने तरावी भी पढ़नी है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई। आप तरावी बिल्कुल पढ़ें, मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, बिल्कुल आप पढ़ें। सहरी के बाद इबादत भी करें, कुरान मजीद भी पढ़ें, क्योंकि भाई ये जो महीना है ना, इस महीने में जो आप दुआ करेंगे, वो दुआ हर एक के लिए होगी, आपके लिए जो है फायदेमंद होगी। अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं, तो आप बिल्कुल आप इस महीने के अंदर आप जो भी अपनी दुआ करें, बिल्कुल करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला या आपका जो भी गॉड है, ही विल बी वर्किंग फॉर यू। आप किसी भी वक्त दुआ करें, दुआ वो आपके लिए काबिल कबूल ही होती है। मगर रमजान का जो महीना है, इसके अंदर जब आप दुआएं भी करते हैं, तो ऑब्वियसली साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है। तो दुआ के साथ साथ आपकी दुआ की तासीर कब मिलती है, जब आप मेहनत करते हैं। तो भाई अपने शेड्यूल के अंदर एक चीज को फिगर आउट करें कि भाई आप सहरी के बाद ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं या फिर तरावियों के बाद। कुछ बच्चे होते हैं जो भाई कहते हैं कि सर वो हम तो सहरी के बाद सो जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है भाई। अगर आप सोने का टाइम सहरी के बाद का रख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम तरावी के बाद ज्यादा फोकस होते हैं, तो भाई उस टाइम को फिर आपने नोट डाउन करना है। अगर आप तरावियों के बाद ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव होते हैं, तो फिर आप उस टाइम पे तैयारी करें। मगर मैं आपको एक अच्छा शेड्यूल ये दूंगा कि भाई कोशिश ये करें कि तरावी के बाद अपने पास 2 से 3 घंटे का टाइम रखें तैयारी का, और सुबह सहरी के बाद आप बेशक 1 से 2 घंटे की नींद लें, कोई मसला नहीं है, मगर फिर सुबह 8 बजे से ऑनवर्ड 11 या 10 बजे तक का अपना टाइम रखें पढ़ाई करने का। सहरी के बाद भी अगर आप सोते हैं, तो भाई सहरी के बाद आप लाजमी तौर पे 8 बजे उठ जाएं। ये ना हो कि सहरी के बाद आप 1 बजे तक बैठ के सो रहे हैं कि जोहर के अंदर भी उठें, या फिर बहुत से बच्चे तो जोहर भी कजा कर देते हैं या जोहर भी नहीं पढ़ पाते कि वो इतना लंबा सो रहे हैं। तो भाई ये ना करें। देखें एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी होती है, मगर ये इंतहाई बेकार कॉन्सेप्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप कभी 4 AM क्लब के बारे में पढ़िएगा, जिंदगी के अंदर जो बड़े बिलियनियर्स होते हैं, बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नॉर्मली 4 बजे सुबह उठते हैं, मगर वो सुबह रात में 9 बजे भी सोते हैं। मगर अगेन आप लोग दो कामों को कर सकते हैं भाई। सबसे पहले तो सहरी के बाद अगर आप 1 से 2 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो आप लाजमी तौर पे 8 बजे उठ जाएं। उसके बाद तरावियों के बाद, तरावी नॉर्मली 10:30 के ऊपर एंड हो जाती है, तो भाई 10:30 से लेके 12-1 बजे तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, इस टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ाई करें। उसके बाद आप बेशक रात के 1 बजे 12:30 बजे सो जाएं, एंड देन सुबह फिर आप सहरी के टाइम पे उठें, तो ये आपकी रात की नींद पूरी होगी। मैं हमेशा बच्चों को एक चीज रिकमेंड करता हूं कि भाई रात की नींद लाजमी तौर पर लो। देखो ये बात मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि अक्सर बच्चे नॉर्मली तरावियों
के बाद पढ़ते हैं। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें मेंटल ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तरावियों के बाद। अगर आप फोकस होकर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो नॉर्मली रात के अंदर 1 से 2 घंटे की नींद लाजमी लें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये एक नॉर्मल सी बात है भाई, एक साइंस की चीज है। गलती से मैं भी साइंस का तालिब इल्म रहा हूं, गलती से मैं भी साइंस का एक टीचर रहा हूं, तो मैं आपको एक चीज बेसिक वे में बता देता हूं कि रात की नींद लाजमी तौर पर लें। अगर आप रात के अंदर 2 घंटे की नींद लेते हैं तो सुबह सहरी के बाद वो 6 घंटे की नींद से बेहतर है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये एक साइंस की एक बेसिक साइंटिफिक प्रूव है कि भाई आप जो रात की नींद लेते हैं, चाहे वो 2 घंटे की नींद ही क्यों ना हो, और अगर आप सुबह सहरी के बाद 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, वो उससे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कोशिश करें कि भाई रात की नींद थोड़ी सी ले लें, 1 से 2 घंटे की, और फिर आप सुबह सहरी के बाद उठ के पढ़ें, या सुबह तहज्जुद में बैठ उठ के आप पढ़ें। या फिर इसका एक और हल ये होता है कि आप रात 12 बजे सो जाएं और सुबह 3 बजे उठ जाएं। आपके पास 1 घंटा आपको वहां से मिल जाएगा। याद रखिएगा एक चीज जो मैं अपने जमाने तालिब इल्म में फॉलो करता था, गलती से बेटा मैं पाकिस्तान के एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से मैंने तालिब इल्मी करी, इसके अलावा मैंने अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी से तालिब इल्मी हासिल करी, अपनी डिग्री हासिल करी। तो गलती से भाई मेरा भी एजुकेशन सेक्टर के ऊपर एक बड़ा पुराना तजुर्बा है, और मैं अपने जमाने का अपने इंटरमीडिएट का टॉपर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज अ डिजेरियन, डीजेस गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का मैं शागिर्द था। आई एम अ प्राउड डिजेरियन, दयारान जेतमाल साहब का कॉलेज। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मैं आपको उन हैक्स को बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने खुद अपने जमाने में तालिब इल्म में फॉलो किए थे, और आज भी मैं इनको फॉलो करता हूं। कि भाई आप अगर रात की नींद ले रहे हैं, सुबह जल्दी अगर आप उठते हैं, तो याद रखिएगा सुबह काम जल्दी याद होता है। सुबह कोई भी आप जब काम करते हैं वो काम जल्दी आप फॉलो कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि भाई रात में बिल्कुल जाग के पढ़ें, मगर 1 से 2 घंटे की नींद लाजमी तौर पे ले लें। और वो काम जो रात में आपको समझ में नहीं आ रहा होता, वो नॉर्मली सहरी से पहले या सुबह के औकात में समझ में आता है। तहज्जुद के बाद का जो काम होता है वो तो ज्यादा अच्छा होता है भाई, एक नॉर्मल सी बात है। और ये नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है भाई, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। आप कभी भी नेट पे जाकर सर्च करिएगा 4 AM क्लब, दुनिया का बड़ा मशहूर क्लब है 4 AM क्लब। सैन फ्रांसिस्को के जितने टॉप के बिलियनियर्स थे, जो कि बड़ा मशहूर एक गैंग था जिसके अंदर ये एलॉन मस्क भी था, जो आपका ये पेपल का पूरा गैंग था, उसमें जितने भी थे सारे के सारे 4 AM क्लब के हामिल थे। जो बिल गेट्स की आप कभी भी रिसर्च पढ़े, उसमें क्या वो कहता है, उसमें यही कहता है भाई सुबह में जल्दी उठता हूं रहा हूँ, सुबह में जल्दी उठता हूँ। ऑल्दो आज के जमाने में कई एंटरप्रेन्योर आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे कि नहीं भाई हम तो लेट ही उठते हैं, ब्ला 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 ब्ला। भाई वो उनके लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, मगर मैं नॉर्मली आपसे एक बात कहूंगा, नॉर्मली साइंटिफिकली ये बात साबित है कि सुबह में जो चीज आप करते हो ज्यादा दिन आपको याद रहती है, आप समझ सकते हैं, उसको कवर अप कर सकते हैं। तो भाई मैं मानता हूं भी आपको कॉलेजेस भी जाना है, मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूं, मगर एटलीस्ट सैटरडे संडे तो आप शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं ना। अच्छा, अगर आप सुबह कॉलेज भी जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सुबह नॉर्मली जो कॉलेजेस होते हैं 7 बजे से लेके 12 बजे तक के होंगे, तो भाई उसके बाद अगर आप घर आके 1 से 2 घंटे की नींद लेते हैं, तो भाई उसके बाद फिर आप अपने शेड्यूल को मैनेज करें। तो आपने सबसे पहले अपने दिन का बेस्ट टाइम फोकस करना है कि आपके दिन का बेस्ट टाइम क्या है। भाई हर इंसान के लिए बेस्ट टाइम डिफरेंट होता है। ये मैंने वो टाइम बताया जो मेरे लिए बेस्ट है, ये मैंने आपसे वो टाइम डिस्कस किया जिनको मैं समझता हूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, ये मैंने आपसे वो टाइम डिस्कस करा है। हो सकता है किसी बच्चे के लिए इसके अलावा भी कोई टाइम अच्छा हो, तो अगर आपके पास इसके अलावा कोई टाइम अच्छा है तो आप लाजमी तौर पे उस टाइम पे फोकस कर सकते हैं। मैं आपसे कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इसी टाइम पे फोकस करें, नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई आप अफ्तारी के बाद ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो बिल्कुल अफ्तारी के बाद प्रोडक्टिव है। नॉर्मली अफ्तारी के बाद नींद आती है लोगों को, भाई मैं एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं, मैं भी इंसान हूं भाई, मुझे तो अफ्तारी के बाद बड़ी सीधी किस्म की नींद आती है, तो मैं तो कोशिश करता हूं 1 घंटे की नींद ले लूं अफ्तारी के बाद, ताकि मैं फिर थोड़ा सा तरावियों के बाद फोकस हो सकूं। तो भाई आपने सबसे पहले देखना है कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। याद रखिएगा ऊपर वाला के सिर्फ दुआ के कबूल ऐसे नहीं करता। ऊपर वाला कहता है कि भाई दुआ के साथ उसकी तासीर भी होती है, यानी कि दुआ के साथ कोई एफर्ट्स भी करनी होती है। अब मैं बैठ के दुआ करता रहूं, या अल्लाह मुझे पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दे, या अल्लाह मुझे पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दे, मैं सदका खैरात भी दे दूं कि भाई मुझे पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दे अल्लाह, बट अल्लाह मुझे कभी बनाएगा थोड़ी जब तक मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा। जल्दी मैं कोशिश करना स्टार्ट कर दूं, या अल्लाह मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरह की कंपनी बना दे, या अल्लाह मेरी माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी कंपनी हो जाए, या अल्लाह माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन मुझे ही बना दे। मगर जब तक मैं प्रोग्रामिंग के अंदर तक चीता नहीं बनूंगा, मैं सुंदर पिचाई नहीं बनूंगा, तो मैं गूगल का सीईओ थोड़ी बन सकता हूं। तो भाई अगर मैं एफर्ट्स करूंगा तभी तो मुझे कामयाबी मिलेगी ना। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, सिर्फ दुआ करने से कोई इंसान कामयाब नहीं होता। दुआ करने से कोई इंसान कामयाब नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप एफर्ट्स ना मारें। आप एफर्ट्स मारेंगे तो आप कामयाब होंगे, आप जब तक एफर्ट्स नहीं मारेंगे बेटा आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये जो टाइम है, बड़ा टाइम बड़ा कीमती है। खुदारा आप में से कोई भी बच्चा अगर अभी जिम करता है, आप में से कोई भी बच्चा अगर फुटबॉल खेलता है, आप में से कोई भी बच्चा अगर अभी क्रिकेट खेलता है, मैं मानता हूं मैं आपको बहुत बुरा लगूंगा ये बात कहते हुए, मगर प्लीज इन तमाम चीजों को छोड़ दें। यार आपकी जो बॉडी है ना वो 6 महीने में गिरती नहीं है। मैं भी अरसे अरसा एक एक महीना अपनी जिम छोड़ देता हूं, मुझे मसला नहीं होता। ऑल्दो गिल्ट होता है यार कि नहीं जा पा रहा, मगर मेरा कॉज उससे बहुत बड़ा है। मेरा कॉज उससे बहुत बड़ा है। मैं रातों 3-3 बजे भी अगर जाग रहा होता हूं तो भाई मेरा कॉज उससे बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि भाई कोई मसले की बात नहीं, मैं बाद में अपनी बॉडी को बिल्कुल शेप कर सकता हूं जब मैं उस पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो भाई अगर आप 3 महीने जिम नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी जो है ना अपनी शेप को बहाल नहीं कर पाएगी, मगर अगेन आप बाद में उसको रूटीन में ला के सही कर सकते हो। सही है, आप अपनी डाइट को अच्छा कंट्रोल करके उसको सही कर सकते हो। आप फुटबॉल नहीं खेलोगे तो बेटा आप जो है ना रोनाल्डो नहीं बन जाओगे। आप फुटबॉल नहीं
खेलोगे तो रोनाल्डो की पूरा जो क्लब है वो आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ होगा, सऊदी अरब आपके पीछे नहीं खड़ा हुआ होगा। अगर आप क्रिकेट नहीं खेलोगे तो भाई विराट कोहली आपके घर पे आके आपसे नहीं कहेगा कि भाई तू क्रिकेट खेलने नहीं आया था, तेरे बगैर तो क्रिकेट की दुनिया नहीं चल सकती है। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई आप जितनी भी गेमिंग को करते हो, जितनी भी आप स्पोर्ट एज को करते हो, आप जो भी सीएस गो खेलते हो, भाई ये आपके अभी काम की नहीं है। थोड़ा सा इस पर टाइम दे दो, थोड़ा सा इसके ऊपर 3-4 महीने इसके ऊपर स्टॉप लगा दो, अपनी बाकी चीजों पर मेहनत कर लो। यकीन मानो, मैं तुम्हें इस बात की बशारत देता हूं, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, इस बात की खुशखबरी देता हूं कि भाई अगर आप 3-4 महीने थोड़ा सा एफर्ट्स मार के अपनी चीजों पे फोकस कर लोगे तो ये चीजें आप दोबारा से भी कर सकते हो। भाई जिम अगर आज नहीं गए तो जिंदगी पड़ी हुई है जिम को अच्छी बॉडी बनाने के लिए। भाई अच्छे से अच्छा क्रिएटिन आपको मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा आपको जो है ना पर्टिकुलरली मांस भी मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा आपको दही शही खाओगे, बहुत अच्छा जिम बन जाएगा, आपकी शायद बिल्ड बहुत अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली फुटबॉल अगर आज थोड़े अरसे नहीं खेलोगे तो रोनाल्डो को मसला नहीं होगा, रोनाल्डो तुम्हें बाद में अपने क्लब में शामिल कर लेगा। क्रिकेट थोड़े अरसे बाद खेल लोगे तो कोई मसला नहीं है, भाई विराट कोहली अपनी टीम में आपको बाद में शामिल कर लेगा। इंस्टाग्राम स्नैपचैट को थोड़ा अरसे बाद चलाना स्टार्ट कर लोगे, रमजानों में वैसे भी एहतियात करो भाई बैठ के, तो तुम थोड़ा अरसे बाद स्टार्ट कर लोगे उसको, मगर अभी का जो टाइम है उसमें तैयारी कर लो। खुदारा ये जो आपके फजूल एक्टिविटीज है इनके ऊपर स्टॉपेज करो। अक्सर बच्चों को एक मशवरा देता हूं और वो मशवरा ये होता है कि भाई मेरे नजदीक आप लोगों ने फोकस कैसे होना है कि सुबह सहरी के बाद अगर आप 1 घंटे की नींद भी ले रहे हो, या अगर आप रात के अंदर 1-2 घंटे की नींद ले रहे हो, सुबह सहरी के बाद अगर आप 1 से 2 घंटे की नींद ले रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। देखो अगेन सबसे पहले तो आपने बेस्ट टाइम अपना देखना है कि आप किसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो। अगर आपको लगता है आप सुबह सहरी के बाद ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो भाई सहरी के बाद फिर आप ना सो, आप रात के अंदर अगर सोए हुए हो। सेकेंडली अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने रात के अंदर मैं रात में थोड़ा पढ़ूंगा, सुबह उठ के थोड़ा पढ़ूंगा, फिर आपके लिए बेस्ट टाइम सुटेबल ये होता है कि सहरी के बाद अगर आपने 1-8 घंटे की नींद ले ली, मस्जिद में बैठ के नींद ले ली है, आप जाना नमाज में आपने थोड़ी सी नींद ले ली, उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ गए 8 बजे तक, तो फिर 8 बजे से लेके आप फोकस होकर आपने लाजमी तौर पर 11 बजे तक पढ़ना है। और इसमें कोशिश करनी है कि लाइव क्लासेस को लो, इसमें आपने फिर कोशिश करनी है कि पर्टिकुलरली आप रिकॉर्डेड सेशंस को लो हमारे, या फिर पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करो। सुबह का जो टाइम होता है ना, मैं अक्सर ये बात अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई सुबह का जो टाइम होता है ये याद करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है। यानी कि कोई ऐसे टॉपिक है जहां पे आपको चीजों को याद करने, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो ये काम सुबह के लिए रखा करो। और जब आप थके हुए हो तो जब थोड़ा सा जहन आपका थका हुआ होता है, तो जो प्रैक्टिस वाला काम होता है ना, ये होता है थके हुए जहन के ऊपर। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं देखो इंसान की अल्लाह ने फितरत बनाई हुई है, मैं आपको अपनी चीज भी अगर बताऊं तो भाई सुबह का टाइम हमेशा याद करने का होता है कि आपको फॉर्मुलाज याद करने हैं, आपको थ्योरेटिकली कोई चीज याद करनी है, आपको अपनी इंटर का ए लेवल से कोई चीज याद करनी है, उर्दू के अशार याद करने हैं, नसर निगार और शायर याद करने, सुबह के टाइम पे करो बैठ के। और जो बाकी का टाइम है उसमें कोशिश करो कि भैया जब आप थोड़ा सा थक जाओ, अब आपका मूड खराब हो गया एक चीज को पढ़ पढ़ के, तो फिर अपने सब्जेक्ट को चेंज कर लो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भाई 10-10 घंटे लेके एक ही सब्जेक्ट को बैठे रहते हैं। तो भाई अगर किसी सब्जेक्ट को कोई चीज याद नहीं हो रही तो अक्सर बच्चे टाइम उसी पे जाया करते रहते हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर कोई सब्जेक्ट आपसे कवर नहीं हो रहा, कोई सब्जेक्ट आपको अजाब लग रहा है, या कोई चीज आपको याद नहीं हो पा रही, तो फिर उस सब्जेक्ट को वहां पे लेफ्ट आउट कर दो, किसी आसान सब्जेक्ट को हमेशा पिक कर लो। मैथ्स को पिक कर लो प्रैक्टिस करने के लिए, बायोलॉजी को कर लो। आपके पास जो भी याद करने का टाइम होता है वो सुबह का होता है, सुबह का औकात सबसे बेहतर होते हैं। और सेकेंडली जब भी आप याद करने बैठो, कोई काम करने बैठो, कोशिश करो कि अपनी बाकी एप्लीकेशन को क्लोज कर दो। आप हमेशा ऐप स्टोर के ऊपर जाओ या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, यहां पे होते हैं कुछ एप्लीकेशन लॉक, कोशिश किया करो उन एप्लीकेशन लॉक को जाके अपने पास डाउनलोड करो, अपने टैबलेट्स के ऊपर, अपने मोबाइल्स के ऊपर, ताकि आपका ध्यान किसी और एप्लीकेशन पे ना जाए। उन ऐप लॉक्स के ऊपर आप 10 मिनट का टाइमर लगा के लॉक लगा दो बाकी एप्लीकेशन के ऊपर। ये बहुत एक प्रोडक्टिव चीज होती है भाई। एज अ टीचर मैं बहुत दफा फोकस नहीं कर पा रहा होता यार, क्योंकि भाई मैं तो बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहा हूँ, मैं तो मार्केटिंग को भी देख रहा हूँ, मैं तो अपनी टीम को भी मैनेज करना है, मुझे तो अपनी एडमिन स्टाफ से भी बात करनी है, मुझे तो अपने टीचर्स के पैनल से भी बात करनी है। मैं कई दफा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा होता कहाँ जा रहा हूँ, खुद ब खुद पता नहीं फेसबुक पे चला जाता हूँ, खुद ब खुद फेसबुक की रील्स भी खुल रही होती हैं। तो ऐसे ही होता है भाई, हर इंसान के साथ होता है। तो इसका सबसे अच्छा हल है जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, आप ऐप लॉक्स लगा दो। ऐप लॉक्स के अंदर होता यह है कि भाई आप आधे घंटे की जो है ना उसमें स्ट्रेटेजी होती है कि आप आधे घंटे की लॉक लगा दो। इनफैक्ट आई वाज डूइंग अ कोर्स फ्रॉम दी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैंने अपने जमाने तालीम में बड़े कोर्सेज करे, तो एक स्टैनफोर्ड का कोर्स मैं कर रहा था जिसको पाकिस्तान में अमल ऑर्गेनाइजेशन भी करवाती है। अमल पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन इदारा है जिसको बेंजिन ने स्टार्ट किया था, एंड आई एम अ प्राउड अमन एलुमनाई। तो उसके अंदर हमें एक स्ट्रेटेजी डिफाइन की गई थी, और वो स्ट्रेटेजी ये थी कि 8 मिनट स्ट्रेटेजी। 8 मिनट स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि भाई आप लग के पहले 8 मिनट पढ़ो, उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो। आपका जो काम करने का दिल चाह रहा है उस 8वें मिनट के बाद बैठ के करो, मगर 8 मिनट फोकस होकर पढ़ो, या आधा घंटा एटलीस्ट आप फोकस होकर एक चीज पे टाइम दो। फिर उसके बाद अगर आपको कोई मैसेज देख रहे हैं उसके बाद फिर आप देखो, या आपको कोई उठ के कोई सामान लेना है उसके बाद करो। आधा घंटा पहले फोकस करो, फिर अपने आप को रिवॉर्ड करो। इस तरीके से आपका ध्यान पढ़ाई में ज्यादा लगता है। ये बड़ी मशहूर एक स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी स्टैनफोर्ड के कोर्स के अंदर हमें पढ़ाई गई थी। उस जमाने की बात है जिस जमाने में खुद उसको फॉलो करता था। मैं आज भी इसको फॉलो करता हूं कि भाई अपने आप को रिवॉर्ड करने की स्ट्रेटेजी कहलाती है, कि रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी। कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करो कि भाई अपने आप को रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर जाओ। कि यार लेट सपोज आपने अपना एक टारगेट सेट करा, आपका टारगेट क्या है कि यार मुझे मैथ्स का ये एक चैप्टर सर हाशिम की लाइव क्लासेस से कवर करना है। आपने उस चैप्टर को कवर किया, जब तक वो चैप्टर कवर नहीं होता आप दूसरा कोई
कोई काम नहीं करोगे। मैं अक्सर वो पेशेवर स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना खाना है, मैं ऐसी मिसाल देता हूँ, मुझे खाना खाना है बट मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरा वो काम पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खाना खाने बैठा, एक तो मेरा खाना खाने का टाइम जाया होगा, उसके बाद फिर खाना खाने के बाद आपको थोड़ी सी आप सुस्ती आ जाती है, वो भी होगा, फिर मैं रील शील भी थोड़ी सी देखूंगा, फिर मैं थोड़ी सी और चीजें भी देखूंगा, तो वो मेरा 1-2 घंटे का ज्यादा का लॉस हो जाएगा। तो मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी आपको डिफाइन करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं एक लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि भाई अगर वो लेक्चर अभी थोड़ा कम रह गया है, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं अपने को रिवॉर्ड करूँ कि यार मैं जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं जिम नहीं जाऊंगा, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब मैं काम नहीं करूंगा। उससे होता ही है कि भाई वो चीज आपके मेंटल प्रेशर इतना क्रिएट करती है कि आप उस चीज को जब तक कंप्लीट नहीं करते ना तब तक कि आप दूसरी चीज के ऊपर नहीं जाते, आप उस चीज को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। तो इस स्ट्रेटेजी को हमेशा फॉलो करो जिंदगी के अंदर, ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत हेल्प करेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। ये स्टैनफोर्ड की स्ट्रेटेजी है कि भाई आप अपने आप को रिवॉर्ड्स दो, कि भाई अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, आप एक बेसिक काम करो, आप कोशिश ये करो कि भाई आप अपनी पूरे सिलेबस को देखने के बजाय आप छोटी छोटी चीजों को देखो। कि लेट सपोज मेरे पास फिजिक्स के अंदर, मुझे फिजिक्स के अंदर ईएमएफ कंडक्टर का टॉपिक कवर अप करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का या ईएमएफ का टॉपिक मुझे कवर अप करना है, ईएमआई का टॉपिक कवर अप करना है। तो भाई जब तक ये टॉपिक कवर नहीं होगा ना, मैं सहरी करने नहीं उठ रहा। सहरी करने में ऑल्दो 2 घंटे बैठे हुए, मैंने चाय बना के पीनी है, तो मैं जब तक नहीं कर रहा तो ये कवर कर लेता हूँ, तो पहले मैं इसको कवर करूंगा, फिर मैं कोई दूसरा काम करूंगा। या फिर वो दोस्त का मैसेज आया, वो दोस्त बड़ी अच्छी सी मूवी के ऊपर रिव्यू मांग रहे हैं, तो भाई जब तक मेरा ईएमआई का टॉपिक नहीं होता मैंने नहीं करना। या फिर दोस्त मुझसे कह रहा था यार कॉल पे नहीं आए, काफी अरसे से कम बैक कर रहे हो, तो भाई मैं दोस्त के साथ अगर कॉल पे लगूंगा मेरा आधा घंटा जाया हो जाएगा, तो पहले मैं अपने टॉपिक कवर करूंगा। रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज बहुत जरूरी है। और घर वालों को बैठ के समझाओ कि भाई ये दावतें शावतें जो होती है मेरी पढ़ाई की बात करना, या घर वालों को साफ तौर पर टका से जवाब दो। भाई मैं एक चीज आपको बहुत कैटेगोरिकल वे में बता देता हूँ, भाई अफ्तार पार्टियां हो गई, आप खुद से कर रहे हो या आपके घर में हो रही है या आप कहीं पे जाना पड़ रहा है, इन सबको इग्नोर करो बैठ के। ये 6 महीने सिर्फ आपके कमबैक के हैं, ये 5 महीने सिर्फ आपकी कोशिश करने के। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना बेटा, ये घर वाले ये रिश्तेदार आपको खुद से पैसे देने के लिए आएंगे। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, सारे लोग आपको लिफाफे भर भर के देंगे, और जरा आपका ऑरा लेवल भी अच्छा होगा आपकी फैमिली गैदरिंग के अंदर। अभी अगर आप जाओगे तो हर बंदा आपसे पढ़ाई के सवाल करेगा, और बताओ बेटा पढ़ाई कहां तक पहुंची, क्या कर रहे हो। तो भाई अभी का जो टाइम है इस पे फोकस करो अपनी चीजों के ऊपर। मैं जिंदगी के अंदर बड़े प्राउडली कहता हूँ कि भाई मैं रिश्तेदारों से मैं नहीं मिलता था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा होता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी रिश्तेदारों की दावतों में नहीं आता था, शादियों में मैंने छोड़ी भी है। भाई क्यों जाऊंगा बैठ के, जब मैं पढ़ाई कर लूंगा मुझे शादी के इन्विटेशन खुद ही आ जाएंगे, मुझे उसकी बात की गारंटी है, मुझे इस बात का फखर है कि भाई ये सारी चीजें खुद ही आ जाएंगी। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई आप अगर फैमिली गैदरिंग करते हैं, दोस्तों की गैदरिंग, इनफैक्ट मैं अपने दोस्तों से 3 साल नहीं मिला था, मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट तक, जब तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सारे दोस्त खुद ही मैसेज करते हैं, भाई आज सबको किसी की बहन को किसी के भाई को पढ़ना है, मुझे मेरे पास ही आता है कि यार वो आपका देखा था, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे होते, मेरे कजन को पढ़वाना है यार, वो आपके बैचेस में आएंगे। तो भाई ये चीज अपने अपने आप को उस मुकाम पे लेकर आओ। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपको हर एक के सामने बिछे नहीं जाना, आपको अपनी चीजों पे फोकस करना है, अपने एक शेड्यूल को मैनेज करना है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। जब तक आप जिंदगी में अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, नो वन विल बी रिस्पेक्टिंग यू, एवरीवन विल बी टेकिंग यू एज अ फॉर ग्रांटेड। भाई आपने जिंदगी में फॉर ग्रांटेड नहीं बनना, आपने लोगों का सेकंड ऑप्शन नहीं बनना, आपने लोगों का फर्स्ट ऑप्शन बनना है। तो अगर लोगों का फर्स्ट ऑप्शन बनना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी आपको अपना फर्स्ट ऑप्शन उस सूरत में नहीं रखेगा अगर आपका ह्यूमर अच्छा है या आप मजाक मस्ती अच्छा करते हैं। नो वन विल टेक यू एज अ सीरियस पर्सन। आपसे लोग मजाक मस्ती करने के लिए ताल्लुक रखेंगे कि भाई वो मेरी शादी के अंदर, किसी लोग आपसे सिर्फ उतना ताल्लुक ही रखेंगे आपकी ह्यूमर तक का, कि भाई मेरी शादी के अंदर जो है ना ह्यूमरस बंदा चाहिए, तो भाई तू आके थोड़ा सा डांस कर दे यार, जरा लुट्टी उष्टी पा दे, तो वो लोग उतना ही करेंगे। तो भाई चीज ध्यान में रखो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। अगर आपका ह्यूमर अच्छा है, चीजें अच्छी, इट्स वेल एंड गुड, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे इसका बहुत फायदा होगा, अच्छी सोसाइटीज के अंदर जाओगे, जिंदगी के अंदर बड़ा काम आएगा ये। मगर अभी का जो टाइम है खुदारा पढ़ने का है। देखो मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप इस चीज को फोकस कर सको, समझ सको कि भाई ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर आपने और कुछ नहीं करना। इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपने जो काम करना है वो तैयारी करनी है। ये जो आपका टाइम है, इस टाइम पे आपने कोशिश क्या करनी है कि भाई सिंपल तरीके से अपनी तैयारी के ऊपर मेजरली जान मार दो। आप सबसे पहले अपने शेड्यूल के अंदर, अगर मैं वापस शेड्यूल वाले सेक्शन के ऊपर जाऊं, कि आपने सबसे पहले सिर्फ 2 काम करने हैं। अपने वो टॉपिक्स पेन डाउन करो, उन तमाम टॉपिक्स को पेन डाउन करो जो अभी तक आपने अपने इंटरमीडिएट में कवर नहीं करे हुए, कोशिश करो पहले उसको कवर अप करो। अच्छा एक क्वेश्चन जो यहाँ पे अक्सर बच्चों को आता है ना, सर क्या सेकंड ईयर की तैयारी सिर्फ करी जाए या सिर्फ एप्टीट्यूड की तैयारी करी जाए, सिर्फ ए लेवल्स की तैयारी करी जाए या फिर सिर्फ एप्टीट्यूड की तैयारी करी जाए। देखो आपको इन दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना है। याद रखिएगा जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं ये आपको फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन देंगी। पाकिस्तान की जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं सारी की सारी फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन ऑफर करेंगी। सेकंड ईयर में सिर्फ 60% होनी चाहिए। मगर जो रिपीटर बच्चा है, जो इंप्रूवर बच्चा है, उसका कंप्लीट इंटर की परसेंटेज के ऊपर सेकंड ईयर पर एडमिशन होगा। सिमिलरली जो ए लेवल्स का बच्चा है, आप लोगों को ओ लेवल्स की बेसिस पर एडमिशन मिलता है,
तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर, तकरीबन एनईडी के अंदर, मैरान के अंदर, और फिर आप लोगों को अपने ए लेवल्स का जब रिजल्ट आ जाता है वो सबमिट करवाना होता है। तो ए लेवल्स में आपका ग्रेड डी तक होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए आपका ग्रेड। तो ये चीज जहन में रखिए कि बेसिक छोटी छोटी बातें जो अपने बैचेस के अंदर भी आप लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ। तो इस चीज का ख्याल रखो कि बेटा आपने दोनों चीजों को देखो, टाइम देना है, सेकंड ईयर के अंदर फेल नहीं हो जाना। आप लोगों का मेजर फोकस ये होना चाहिए कि अपनी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को मेंटेन करो। जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे पहले वो टॉपिक्स कवर अप करो जो आपने अभी तक कवर नहीं करे हुए थे, उन टॉपिक्स को टाइम दो। कोशिश करो कि भाई जो रट्टे मारने वाले टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि उर्दू के अंदर नसर निगार है, शायर है, गलती से बेटा मेरे उर्दू के अंदर 79 नंबर से इंटरमीडिएट के अंदर, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर के अंदर भी, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड 79 नंबर इज अ वेरी गुड नंबर। अगर मैं कराची बोर्ड की, सिंध बोर्ड की बात करूँ, पंजाब बोर्ड में तो खैर 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं भाई उर्दू के अंदर माशाल्लाह से। पंजाब बोर्ड का हिसाब ही अलग है। आपके पास जो हाईएस्ट नंबर होते हैं उर्दू में 84 85 ही होते हैं, क्योंकि पंजाब बोर्ड में खैर ये होता है कि उर्दू के अंदर सारे के सारे तमाम टॉप उर्दू के अंदर पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि पंजाब बोर्ड से होते हैं और जिनके 90s में परसेंटेज होती है। फिर मेरी अपनी कजन ने, शी स्टडीड फ्रॉम द एपीएस एंड शी गॉट 96 और 97 परसेंटेज, और आज वो डॉ मेडिकल में बैठी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई पंजाब बोर्ड में तो काफी अच्छे नंबर मिलते हैं, मगर यहाँ पे सिंध बोर्ड में क्या होता है, उर्दू में नंबर कम कटते हैं, इंग्लिश में नंबर कटते हैं। तो भाई जो रट्टे मारने वाले टॉपिक्स हैं उनको पहले सुबह में कवर कर लो। नसर निगार हो गया, शायर हो गया, और इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस होती है। मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकल चीज समझा दूं, अक्सर बच्चे से नसर निगार के रट्टे मार रहे होते हैं, मैं नसर निगार में 13 हेडिंग्स याद कर ली, ये याद कर लिया, वो कर लिया। ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई जो भी नसर निगार होता है, जो भी शायर होता है, जो भी आप उसको ड्रामा ड्रामा निगार है या ड्रामा है, उनको अगर आप कवर अप कर रहे हो ना, गलती से, भाई मैंने पढ़ा हुआ इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जो वो जो नसर निगार वगैरह होते हैं भाई, उनकी जो भी हेडिंग्स होती है उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। अपने पास एक स्टॉप वॉच रखो। स्टॉप वॉच मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, खुदारा परचेस कर लो स्टॉप वॉच। किसी भी आपको बड़ी जो एजुकेशन की शॉप होगी, यानी कि जो स्टेशनरी शॉप होगी, वहां से स्टॉप वॉच मिल जाएगी। स्टॉप वॉच लाजमी तौर पर परचेस कर लो। तो नसर निगार हो गया, शायर हो गया, इसको 7 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करो कि हद से 7 से 8 मिनट में इसको आप तमाम हेडिंग के साथ लिख सकते हो। अपने वालिद मोहतरम से या किसी स्टेशनरी की शॉप से जाके दस्ते के पेजेस ले लो। 30 रुपए के दस्ते के पेजेस मिलते हैं, दस्ते का जो बंडल मिलता है, उनके ऊपर बैठ के नसर निगार की प्रैक्टिस करके लिखो, बिल्कुल कट मार्कर वगैरह के साथ। भाई इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूँ कि देखो, ये वो ट्रिक्स हैं जो कोई टीचर नहीं बताने वाला। मेरी कोशिश होती है अपने बच्चों को ये सारी बेसिक बातें बता दूं। जो ए लेवल्स के बच्चे होंगे मुस्कुरा रहे होंगे, सर ये क्या बातें कर रहे हैं, भाई आपने भी ओ लेवल्स में बैठ के चीजों को लिख लिख के प्रैक्टिस करी होगी। सही, एक चीज याद रखिएगा, जो भी टॉपिक ऐसा है जहां पे आपका सिलेबस बड़ा होता है उसको कवर करना है, तो ये आता है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। कि देखो, आप चाहे इंटर के अंदर हो, चाहे आप एप्टीट्यूड के अंदर हो, चाहे ए लेवल्स के अंदर हो, टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी क्रूशियल। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और एप्टीट्यूड की पढ़ाई अगर आप करते हो तो ये आपको यही चीज सिखाता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि भाई 3 घंटे के पेपर के अंदर आपको फिजिक्स भी कवर करनी है, मैथ्स भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। या फिर एनईडी के अंदर, मैरान के अंदर, यूईटी के अंदर 2 घंटे के पेपर में फिजिक्स भी करनी है, मैथ्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। या फिर केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर है, मैथ्स नहीं तो बायो है। तो एक साथ 2 घंटे के पेपर में कैसे इन तमाम सेक्शन को कवर अप करना है, ये टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। सिमिलरली टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि भाई उर्दू के पेपर को कंप्लीट कैसे करना है। अक्सर बच्चों का इंटर के अंदर उर्दू का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि बेटा उन्होंने लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करी हुई होती। तो भाई लिख लिख के प्रैक्टिस करो चीजों की। आप नसर निगार को रिवाइज करो, 7 मिनट का टाइम रखो। जो भी इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चीजें, गैस पेपर है, उसके मुताबिक आपने टॉप के नसर निगार को याद कर लिया। अब 7 मिनट में बैठ के लिखने की प्रैक्टिस करो। 7 मिनट में बैठ के लिखो सरजीद अहमद खान को, 7 मिनट में बैठ के लिखो अल्ताफ हुसैन हाली को। भाई ये सारी चीजें मैंने भी पढ़ी थी अपने जमाने में, तो इसलिए मैं आपको उस हवाले से गाइड भी कर सकता हूं। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई टाइम मैनेज करना सीखो, टाइम को मैनेज करो। अब शेड्यूल, जैसे मैंने आपसे कहा, अपने शेड्यूल को इस तरीके से फिगर आउट करो कि अगर आप हफ्ते के अंदर 3 दिन, अगर आप हफ्ते के अंदर 3 दिन सुबह का टाइम दे रहे हो अपने सेकंड ईयर को या ए लेवल्स को, तो कोशिश करो कि बाकी के 4 दिन के अंदर सुबह का टाइम फिर आप दो अपने एप्टीट्यूड को। मेजॉरिटी कॉलेजेस के अंदर आप लोगों का सेकंड ईयर का सिलेबस एंड हो चुका होगा, तो ऑब्वियसली आपके पास अभी मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे, देन वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो भाई ये टाइम बड़ा कीमती है आपके पास। जैसे सुबह सहरी के बाद का टाइम है, एंड देन फिर रात के अंदर तरावियों के बाद का टाइम है, या फिर दोपहर के अंदर आपके पास अफ्तारी, आपके पास अफ्तारी से पहले का टाइम आ रहा है, और अगर आप दोपहर में फ्री हो थोड़ी सी नींद लेने के बाद, तो फिर आप बाकी टाइम को एप्टीट्यूड को दो। तो अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करो। अगर आप अभी 2 हिस्सों में बटे हुए, तो अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटो। कि भाई अगर आप सुबह का टाइम अपने सेकंड ईयर को दे रहे हो, अपने ए लेवल्स को दे रहे हो, तो फिर आपके पास जो दूसरे हिस्से का टाइम है, उस टाइम को एप्टीट्यूड के ऊपर दो। कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को बैठ के कवर करो, मगर देखो शेड्यूल आपने खुद से डिजाइन करना है। मैं आपको शेड्यूल बनाने में मदद कर सकता हूं, क्योंकि हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होता है। तो मैं आपको एक जर्नल शेड्यूल डिजाइन करके दे सकता हूं कि देखो, सुबह सहरी का जो टाइम है आपने सेकंड ईयर को दे दिया, अपने ए लेवल्स को दे दिया। देन आपने कोशिश करनी है कि भाई दोपहर आपने 3 से 4 घंटे लग के पढ़ा,
लग के पढ़ना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लग के पढ़ना है, उस 3-4 घंटे में कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आप थोड़ी देर सो गए, फिर जोहर की नमाज के बाद जब पढ़ने बैठो तो फिर एप्टीट्यूड का कोई सब्जेक्ट उठा लिया आपने, एप्टीट्यूड के अंदर फिजिक्स उठा ली, एप्टीट्यूड की मैथ्स उठा ली, एप्टीट्यूड की केमिस्ट्री उठा ली। देखो एप्टीट्यूड अगर साथ साथ कवर करोगे, इसका सबसे बड़ा फायदा आपको सेकंड ईयर के अंदर भी होगा, ए लेवल्स के अंदर भी होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंटर के एडवांस होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे भी उसका फायदा कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं ज्यादा ज्यादा ही मिल रहा होगा। सिमिलरली तो बाकी के 4 दिन है उसमें अपना कोर्स शेड्यूल शिफ्ट कर दो कि भाई उसके अंदर एप्टीट्यूड को सुबह में कर लो, और फिर शाम के औकात के अंदर आप पर्टिकुलरली कवर अप करना स्टार्ट कर दो सेकंड ईयर को। और कोशिश करो जब थके भी हो ना, जब थके भी हो तो जो लीस्ट लीस्ट जहन लगाने वाली चीजें होती हैं उनको कवर करो। मैं हमेशा बच्चों से एक बात सुनता हूं कि सर वो हमारा जहन पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तब क्या करें, तब फिर सो जाते हैं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता फिर सो जाते हैं। भाई सोना नहीं है, हर वक्त बैठ के सोना नहीं है। अपने आप को उन ड्रीम्स को याद कराओ। जब आप ज्यादा थके हुए हो तो सोचो आप क्या बदलना चाहते हो, अपने घर को बदलना चाहते हो, अपने हालात को बदलना चाहते हो, या फिर इस मुल्क को बदलना चाहते हो, इस मुल्क से निकलना चाहते हो, उनके लिए मेहनत करनी है ना, उनके लिए कुछ ड्रीम्स होंगी आपकी। तो कभी भी आप जब सोते, आप कभी भी पढ़ते पढ़ते थक जाओ, उन ड्रीम्स को सोचो, उसके बाद कोशिश करो कि अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो। लेट सपोज अगर आप एप्टीट्यूड की मैथ्स पढ़ लेते, अब नहीं समझ में आ पा रही, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, बहुत ज्यादा कहीं पे फंस गए हो, भाई आपने बहुत ज्यादा कहीं पे आपको परेशानी हो रही है फिजिक्स पढ़ते हुए, अब अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो। कोशिश करो कि भाई अब जो टाइम है ना, उस टाइम में एक नसर निगार याद कर लो, उर्दू को टाइम दे लो, ताकि आपको जो लीस्ट थकने वाले सब्जेक्ट होते हैं, जहां पे जहन इतना यूटिलाइज नहीं होता, खाली रट्टे मारने कुछ चीजें, पीएसटी को कर लो भाई। पीएसटी के अंदर पाकिस्तान के पास हर चीज अवेलेबल है, पाकिस्तान के हालात बेतहाशा अच्छे हैं, तो पीएसटी कवर कर लो। आई एम जोकिंग यार, मुझे परेशान मत हो जाना भाई मेरे ऊपर, सही है ना। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि भाई उसको, अपने आप को चेंज कर लो। इन इस तबीयत को अपनी जिंदगी में लेकर आओगे तो आप इस जिंदगी में बड़े फायदेमंद रहोगे। इस चीज को आपने इस तरीके से कवर करना है। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करो। सही है, आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो काम करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अपना एक सिलेबस डिफाइन करो कि भाई जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है सबसे पहले उनको कवर करो। सेकंड नंबर के ऊपर ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा आप लोगों को सेकंड ईयर की बेसिस के ऊपर, सिर्फ सेकंड ईयर में 60% आपकी होनी चाहिए। आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेसिस पे होगा। बाकी आपने जितना भी टाइम देना है एप्टीट्यूड को देना है, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर जितना अच्छा स्कोर करोगे, उस स्कोर की बेसिस पे आपको हर जगह पे एडमिशन मिलेगा। एप्टीट्यूड के अंदर जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उस परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आपको हर जगह दुनिया में एडमिशन मिलने वाला है, पूरे पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में। हर यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट का क्राइटेरिया, टेस्ट का मेरिट, टेस्ट की परसेंटेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर का रिजल्ट या ए लेवल्स का रिजल्ट। सही है। इसके अलावा कोशिश करो कि भाई 4 से 5 घंटे फोकस होकर अपनी तालीम को दो, पढ़ाई को दो, और फिर जब थक जाओ थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद सो के उठ के फिर अपना सब्जेक्ट चेंज कर दो। अगर आप पहले इंटरमीडिएट को टाइम दे रहे थे तो कोशिश करो आप अपने एप्टीट्यूड को टाइम दो 3 से 4 घंटे का। भाई आपके दिन के अंदर हर इंसान के 24 घंटे होते हैं, तो भाई अगर शहरी के बाद आप पढ़ने के लिए बैठते हो, अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, और अगर तो आप रिपीटर हो तो आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हो तो आप तो ज्यादा टाइम दे सकते हो। आप सुबह के अंदर मैथ्स करो, शाम में फिजिक्स करो, तरावियों के बाद केमिस्ट्री को टाइम दे लो या इंग्लिश को टाइम दे लो, आपके पास ज्यादा टाइम है। और वो तमाम बच्चे जो नस्ट के लिए बैठे हुए हैं, भाई नस्ट की इंग्लिश को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो भाई आप लोगों को बैच में प्रॉपरली इंग्लिश कवर करवाई जा रही है नस्ट के पास पेपर्स की बेसिस के ऊपर, तो लाजमी बैच को ज्वाइन करिएगा। मगर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि भाई ओईटीपी की, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, इसको चार्ट जाओ, इसको पूरा कवर करूंगे। नस के अंदर इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, याद रखिएगा। अक्सर बच्चे नस के जो परेशान होते हैं वो ओईटीपी को लेकर हो होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर, शहरी के बाद अगर आप टाइम देते हो पढ़ाई करने को, तो शहरी के बाद थोड़ा सा टाइम दो। शहरी के बाद अगर आप 1 घंटे 2 घंटे की नींद भी ले रहे हो, कोई मसला नहीं है। मगर खुदारा ये वाली फनकारी नहीं करिएगा कि शहरी के बाद अगर आप सोते हैं तो फिर आप दोपहर में उठ रहे हैं बैठ के 2 बजे 3 बजे, ये इंतहाई बेकार हरकत होती है। ऐसे बच्चे की कोई ड्रीम नहीं होती, वो कुछ नहीं करना चाहता इसका मतलब। तो शहरी के बाद का टाइम रखो अपने पास, थोड़ी देर अगर सो भी रहे हो तो फ्रेश होके फिर आप पढ़ने के लिए बैठो, तो फिर आप 3-4 घंटे लग के फोकस होके पढ़ो। अगर इंटर को फोकस करो कोई मसला नहीं है, फिर आप आधे घंटे की 1 घंटे की अगर आप कैलकुलर करते हो, थोड़ी सी नींद करते हो, उसके बाद आप जोहर के बाद दोबारा पढ़ने बैठ रहे हो, तो फिर आप फिर टाइम दे दो अपने पास सिंपल तरीके से एप्टीट्यूड साइड को। एप्टीट्यूड की फिजिक्स को टाइम दे दिया, इंग्लिश को टाइम दे दिया, मैथ्स को टाइम दे दिया, फिर आपने असर तक टाइम दिया उसको। फिर असर के बाद आपने घर के कामों में बिजी हो गए, थोड़ा सा आपने वालदेन का हाथ बटा दिया। वालदेन का देखो, वालदेन की जितनी दुआएं लोगे बड़े फायदे की चीज है भाई। जब तक वालदेन आपके हयात हैं, याद रखिएगा इनकी जितनी दुआएं लोगे ना, बड़े फायदे की चीज है। हजरत मूसा अलैहि सलाम की एक बड़ी मशहूर वो है, वाकया है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को फरमाया था, हजरत मूसा को भी फरमाया था कि भाई ध्यान रखना मूसा, अब तेरे पास जो है ना, ये अल्लाह के अल्फाज हैं तो मेरे नहीं है, ध्यान रखना मूसा कि अब तेरे पास जो है ना दुआ करने वाली माँ नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए कि जो वालदेन जहाँ भी आए हैं आपके, उनकी आप खिदमत करें। तो ऑब्वियसली वालदेन की दुआएं बड़े काम आती हैं भाई, जिंदगी के अंदर याद रखिएगा। वालदेन की जो दुआएं होती हैं आपको बहुत फायदा देती हैं, मगर अगेन दुआओं के साथ मेहनत भी करनी
करनी है आपने खुद भी। वालिदैन की दुआएं बिल्कुल लें, तो उनके साथ हाथ बटाएं, बर्तनों के अंदर हाथ बटाएं भाई, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मर्द कहते हैं ना मेल सिग्मा, कि भाई मर्दों का तो काम नहीं होता घर के बर्तन धोना, आप इंतहाई बेकार किस्म की बात कर रहे हो भाई, मर्दों का बिल्कुल काम होता है। अगर आपके घर पे कोई बहन नहीं है, और अगर बहन है भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप भी घर के कामों में हाथ बटाएं। तो सहरी के बर्तन है, अफ्तारी के, आप बिल्कुल धोएं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करता हूँ बच्चों को इस चीज को। भाई मैं खुद धोता हूँ भाई, नॉर्मल सी बात है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको बिल्कुल धोने चाहिए। और आपकी अगर आपकी कोई बहन भाई नहीं है तब तो फिर आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर बहन भाई हैं तब भी आपकी वालदा कितना काम करेंगे, इंसान के बच्चे बनो, और लाजमी तौर पे वालिदैन का हाथ बटाओ, उनकी दुआएं लो। जितनी ज्यादा दुआएं लोगे उसमें आपका फायदा है बेटा, जिंदगी में वो दुआएं बड़े काम करती हैं भाई। अगर वो दुआएं उस वक्त काम नहीं भी कर रही हो, तो ये बड़ी मशहूर एक वो है, अगेन एक हदीस का मफहूम है कि अगर वो दुआएं उस वक्त काम नहीं भी कर रही होती, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं सदका जारियां बन रही होती, आपके लिए कहीं ना कहीं नेकी का बायस बन रही होती। तो उसका बड़ा करें। घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी लाजमी तौर पे दुआएं लें। बूढ़े बुजुर्ग की जो सफेद बाल वाले होते हैं बुजुर्ग, उनकी दुआएं बड़ी लगती हैं भाई, दादी की, नानी की, नाना की, एंड सो ऑन। अच्छा, खैर, इसके अलावा फिर आप मेजोरिटी टाइम ने, अच्छा अफ्तारी के बाद अगर आपको नींद आ रही है तो भी अफ्तारी के बाद आप बिल्कुल सो जाएं। अफ्तारी के बाद नॉर्मली भाई बहुत शदीद किस्म की जो है ना नींद आती है, तो अफ्तारी के बाद बिल्कुल अगर आपको थोड़ी सी नींद पूरी करनी है तो आप नींद पूरी करें, ताकि आप थोड़ा तरावियों के बाद फ्रेश हो सकें। तो तरावियों के बाद फिर टाइम दें अपने दोबारा से एप्टीट्यूड साइड को। तो इस तरीके से अपने ओवरऑल आप एक शेड्यूल को मैनेज करें। देखो या इस शेड्यूल के अंदर कोई फ्री टाइम नहीं है, कोई खेलने पीलने का टाइम नहीं है, और ना खेलने का टाइम होना चाहिए। तरावियों के बाद आप लाजमी तौर पर 2 घंटे पढ़ाई करें भाई। तरावियों के बाद 2 घंटे लाजमी तौर पर खुदारा पढ़ाई करें। मैं भी आपको अपने बैच का शेड्यूल भी डिफाइन करता हूँ, किस तरीके से हम लोगों ने शेड्यूल मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे बच्चों का, और किस तरीके से बच्चों के लिए शेड्यूल सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। तो 2 घंटे का टाइम तरावियों के बाद दें। इसके बाद आप बेशक सो जाएं, रात की नींद लें, थोड़ी सी 1-2 घंटे की रात की नींद लाजमी तौर पर लें। आपके मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा आपका, वरना बहुत से बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। मेरा अपना मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है कि मैं पूरी पूरी रात ना सोऊं। तो भाई लाजमी तौर पे आप रात में थोड़ी सी नींद लें। अच्छा, इसके अलावा कोशिश ये करें, नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, उसमें दुआ अपने लिए लाजमी तौर पे करें। दुआ बिल्कुल फायदेमंद होती है बेटा, दुआ करें। आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, अपने लिए दुआ करें यार। मैं तो हमेशा हर मजहब के लिए कहता हूँ कि आप दुआ लाजमी तौर पर करें। जो भी मजहबी कलमात हैं उनसे, उनके जरिए दुआ लाजमी तौर पर करें। तो भाई इस ओवरऑल शेड्यूल को आप फॉलो करें। मैं इस शेड्यूल के अंदर देखो, कोई खेलने का टाइम नहीं है, कोई नाइट का टाइम नहीं है, कोई नाइट क्रिकेट का। अक्सर लोगों को शौक होता है नाइट क्रिकेट का। मैं अगेन एक बात कहूंगा बेटा, ये नाइट क्रिकेट हो गया, ये दोस्तियां यारियां होगी, सारी इधर रह जाएंगी। तुम्हारा दोस्त जब नस में जाएगा ना, तुम नहीं जा पाओगे, वो तुमसे ताल्लुक भी नहीं रखेगा बेटा। जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें हमने बड़ी फेस करी है, मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ, बड़ी फेस करी है यार इस तरह की चीजें, कि भाई एक दोस्त कहीं चला गया, एक दोस्त कहीं चला गया। या मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि भाई अगर आप गैप ईयर पे जाते हो ना, तो गैप ईयर पे क्या होता है, अक्सर जो गैप ईयर के स्टूडेंट होते हैं, कभी पूछिएगा जाके उनसे, उनका सबसे बड़ा रोना क्या होता है, घर वाले ताने भी देते हैं, डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, फिर दोस्तों की स्नैपचैट पे स्टोरीज देखते हैं, यार एनईडी के अंदर इवेंट के अंदर वो गया हुआ, कितना एंजॉय कर रहा है यार, अच्छा नस के अंदर इस इवेंट के अंदर गया हुआ है। एच12 कैंपस की तो मजा ही अलग है यार, एच12 कैंपस की तो हवा ही अलग है। वो कहते हैं ना साहब, एच12 कैंपस की तो हवा ही डिफरेंट है, धंधे की तो हवा है भाई एच12 कैंपस की। पास की लॉजिक ही डिफरेंट है, कभी अमेजोन का इवेंट, कभी ये इवेंट, कभी गूगल की हैकाथॉन, कभी आईबीसीएस का इवेंट, कभी ये इवेंट। तो भाई गैप ईयर का बच्चा तो स्नैपचैट की स्टोरीज देख के रो रहा होता है, बैठ के परेशान हो रहा होता है। तो भाई खुदारा इस चीज पे फोकस करें कि आपने गैप ईयर नहीं लेना। गैप ईयर के बच्चे की डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपने जो करना है अभी 4 महीने 5 महीने के टाइम में करना है। देखो मैं अगेन एक बात कह रहा हूं, आप अकेले नहीं हो उसके अंदर, आपके साथ इस मुल्क का हजारों बच्चा है। तैयारी आज से करना स्टार्ट करोगे, इसका फायदा होगा। तैयारी आज से करना स्टार्ट करोगे, इसका फायदा होगा। वो बड़ा मशहूर एक सॉन्ग है, मुझे बड़ा पसंद है, यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो भी आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हजारों बच्चा है जो कि इस वक्त आपने एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा होगा। भाई वो बच्चा भी अगर मैनेज कर सकता है, आप भी मैनेज कर सकते हो। आप पे सुरखाब के पढ़ने लगे हुए, आप अलहदा नहीं हो, आपके पास भी वही जहन है जो अल्लाह ने मुझे दिया था, जो अल्लाह ने आइंस्टाइन को दिया था, जो ऊपर वाले ने न्यूटन को दिया था, जो ऊपर वाले ने किसी बड़े मशहूर इंसान को दिया था, वही जहन आपको भी दिया हुआ है। तो आपने बस अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है, आपने बस अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना है। देखो याद रखिएगा, अगेन बड़ी मशहूर कहावत है, मैं चूंकि इन चीजों को बड़ा फॉलो करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई डिसिप्लिन गाय कैन ऑलवेज बीट अ इंटेलिजेंट पर्सन। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो डिसिप्लिन बंदा होता है ना, वो जो मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा होता है उसको बीट कर सकता है। जो मोस्ट एक चार्मिंग बंदा होता है, जिसके अंदर हर तरह की क्वालिटीज होती हैं, जो दुनिया में ये कर सकता है वो कर सकता है, एक डिसिप्लिन बंदा उसको आराम से बीट कर सकता है। तो आप डिसिप्लिन हो, आपके पास, आपको लगता है कि आप इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते, कोई मसला नहीं है बेटा। आपके पास जहन, आपको लगता है आपका इतना अच्छा नहीं है, ऑल्दो बेकार बात है, मगर कोई मसला नहीं है। आप डिसिप्लिन होकर चीजों को फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूं आईबी के अंदर टारगेट आप आईबी में इजीली एज कर सकते हो, आप एनईडी को एज कर सकते हो, नस को, फास्ट को, यूईटी को, कॉपसेट को, प्यास को एज कर सकते हो। मगर जिंदगी में डिसिप्लिन होना सीखो, अपने शेड्यूल को फॉलो करो। शेड्यूल बनाने का देखो फायदा ये होता है कि शेड्यूल फॉलो नहीं भी होता तो गिल्ट एटलीस्ट रहता है। और फिर आप रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ। ये नहीं कि आप बोलोगे सर 2 घंटे में 12 चैप्टर्स कवर कर लूंगा मैथ्स के, ये रियलिस्टिक शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल हमेशा रियलिस्टिक क्रिएट किया जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड नंबर के ऊपर भाई, ये जो टाइम है, इस टाइम में सिर्फ पढ़ाई करनी है, 4-5 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है।
ये दोस्ती यारी के टाइम नहीं है। याद रखिएगा, ये रिश्तेदार जिनकी दावतों में आज आप जा रहे हो, जिनके लिए दावतें आपके घर वाले करें, घर वालों को समझाओ बैठ के कि भाई ये टाइम बड़ा कीमती है, दावतें ना करें, या फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं काम नहीं करूंगा, उस आप बता दें। उनको बोले कि भाई ये काम इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊं तो मुझे आप फोकस करें। अपने घर वालों से बात करें, अगर आपके घर वाले दावतें रख रहे हैं फजूल के अंदर, या आप दावतों में जाने में मजबूर करें, उनको समझाएं कि भाई मुझे आप काम पढ़ाई करने दें, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा ये टाइम बड़ा कीमती है, आप इस टाइम को जाया ना करें मेरे लिए। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप कल को कामयाब नहीं हो पाते, अल्लाह ना करे, मेरी कभी भी दुआ नहीं होगी, मगर अगर नहीं कर पाते, यही रिश्तेदार ताने मारते हैं, यही रिश्तेदार बेगरती करते हैं। मैं तो बड़ा खिलाफ हूँ रिश्तेदारों की जिंदगी में, बड़ा सिंपल सी बात है। जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके अच्छा हूँ, मगर मैं इन रिश्तेदारों के बड़ा खिलाफ हूँ जो आपके मुंह पे अलग होते हैं, पीठ पीठ पीछे अलग होते हैं। भाई इन रिश्तेदारों को खुश नहीं करना, रिश्तेदारों को यकीन मानी जिंदगी में खुश नहीं करना। याद रखिएगा, डिफीट इज ऑर्फन, विक्ट्री इज मैनी फादर्स। यानी कि शिकस्त यतीम होती है, जीत के कई बाप निकल कर आ जाते हैं। हाय मेरा पुत्र तू कामयाब हो गया, मुझे तो पता तू कामयाबी होगा जिंदगी के अंदर, हालांकि वही रिश्तेदार 2 महीने पहले आपकी बुराई कर रहा होगा बैठ के। तो भाई इस टाइम को फोकस करें, ये टाइम बड़ा कीमती है, इस टाइम पे कोई मजाक मस्ती नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर पे मूव करते हैं जरा यूनिवर्सिटीज के शेड्यूल के ऊपर भी। अब देखो पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज का शेड्यूल क्या क्या हमारे पास आ रहा है। भाई इस वक्त हमारे पास एनईडी का जो राउंड नंबर 1 है, उसकी डेडलाइन बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। आज या कल के अंदर एनईडी के राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे, और एक एक्सपेक्टेड डेडलाइन हमारे पास है कि 30 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म सबमिट करवाना होगा। एनईडी का जो राउंड नंबर 1 होगा, ये 19 मई से लेकर 24 मई के दरमियान टेक प्लेस होगा, और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एनईडी का जो राउंड नंबर 2 होगा, ये 7 टू से 10 जुलाई के दरमियान होगा। मेरान यूनिवर्सिटी का जो पहला राउंड है, ये आपके पास इसकी डेडलाइन होती है मई के अंदर की, और ये इसका टेस्ट भी मई के अंदर होगा। सही है, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरान आती है, मगर अगेन सिंध बोर्ड के अंदर कराची बोर्ड का बच्चा, कराची का डोमिसाइल होल्डर, मेरान में एडमिशन नहीं ले सकता। सिमिलरली जो इंटीरियर सिंध का बच्चा है, वो एनईडी के अंदर इतना ज्यादा एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि एनईडी के अंदर इंटीरियर सिंध की सीट्स कम होती है। जिस तरह यूईटी के अंदर सिंध का बच्चा नहीं आ सकता, वैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोटे होते हैं भैया। जीआईकेआई के अंदर, अच्छा जितनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं, यहाँ पे कोई कोटा नहीं होता, यहाँ पे कोई डोमिसाइल का चक्कर नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का टेस्ट क्लियर करो, आपको एडमिशन मिलेगा। नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, जीआईकेआई हो गई, ये सारी प्राइवेट सेक्टर है टॉप की। तो भाई यहाँ पे फीसेस भी तभी ज्यादा होती हैं, 4-4 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख, 9-9 लाख। तो भाई यहाँ पे होता ही है कि भाई आप टेस्ट क्लियर करोगे, आपको एडमिशन लाजमी तौर पर मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर की खास बात ये होती है। तो जीआईकेआई का जो आपके पास पहला टेस्ट आ रहा है, जीआईकेआई का एक ही टेस्ट होता है, और ये आपके पास आएगा 30 जून से लेकर 8 जुलाई के दरमियान। आगा खान यूनिवर्सिटी जो एमडी कैट के बच्चे हैं, उनके लिए भैया आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है 22 जून को, और ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। प्याज यूनिवर्सिटी का एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड होगा 29 जून को। प्याज यूनिवर्सिटी का तीसरा राउंड होगा 20 जुलाई को। प्याज यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है, अगेन ये पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर होता है। जीआईके का टेस्ट भी पाकिस्तान के तमाम शहरों में होता है। एनईडी का टेस्ट सिर्फ कराची के अंदर होता है। सिमिलरली मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट सिर्फ और सिर्फ जाम शहरों के मेरान में होता है, और या फिर इनके दूसरा जो कैंपस है उसमें होता है, मेरान का इंटीरियर सिंध में जाके होता है। आईबीए का राउंड नंबर 2, चाहे वो बीबीए हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, सोशल साइंसेस हो, या कंप्यूटर साइंस हो, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स हो, उसका टेस्ट एक ही डेट पे है। इस दफा ये पहली अपडेट थी, मैंने इसको ऊपर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाई भी है। आईबीए का तमाम डिपार्टमेंट का टेस्ट राउंड नंबर 2 22 जून को होगा। अदरवाइज आईबीए का राउंड नंबर 1 आपके पास जो कंप्यूटर साइंस का था और बीबीए का था, वो ऑलरेडी हो चुका है। वाइल सोशल साइंसेस का राउंड नंबर 1 अभी आपके पास अप्रैल के अंदर ड्यू आ रहा है। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास जुलाई के अंदर होगा। नस का नेट नंबर 3 इस्लामाबाद के अंदर होगा मार्च और अप्रैल के अंदर। वाइल नेट नंबर 4 जून और जुलाई के अंदर होगा इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा में, गिलगित के अंदर। और ये पेपर बेस्ड भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड भी होता है। नस यूनिवर्सिटी की तैयारी आपकी प्रॉपर्ली हमारे पास कवर होगी। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी, भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी को कवर करना चाहते हैं तो मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा हमारे लाइव बैचेस के अंदर आए। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली स्केड्यूल हम लोग बना के देते हैं। यहाँ पे एक एक चीज आपकी हम लोग कवर करवाते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, आपको इनके लिए अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे पास आते हैं तो भाई आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन कवर करवाएंगे। ना सिर्फ एक दफा कवर करवाएंगे, बल्कि मल्टीपल टाइम्स कवर करवाएंगे। अक्सर बच्चों को ये समझ में नहीं आता भाई, अक्सर बच्चों को उनको लगता है कि जिस तरह वो किसी मशहूर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पे नस की और एनईडी की तैयारी करने की फीस अलग है, एनईडी दाऊद की तैयारी करने की फीस अलग है, नस की तैयारी करने की फीस अलग है, नस प्लस यूईटी का बैच अलग होगा। तो ऐसा कोई फनकारी नहीं होती भाई। मेरे बैचेस की सबसे खास बात ये होती है, आप एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप नस की कर रहे हैं, फास्ट की कर रहे हैं, यूईटी की, कॉन्सेप्ट्स की, प्यास की, आईबीए की, एनईडी की, मेरान की, आप बीबीए की तैयारी कर रहे हैं, आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आप पर्टिकुलरली नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे पास आते हैं तो भाई आपको सबसे बड़ा फायदा, पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी आपकी लाइव क्लासेस लेगी। इन लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज आपको कवर करवाई जाएगी। इन लाइव क्लासेस के अंदर फिजिक्स भी कवर होगी,
मैथ्स भी कवर होगी, बिजनेस मैथ्स भी कवर होगी, जनरल मैथ्स भी कवर होगी, कंप्यूटर का पोर्शन या केमिस्ट्री का पोर्शन जिन यूनिवर्सिटीज में आता है वो भी कवर होगा। अगर आप एमडी कैट की तैयारी करें तो प्रॉपर्ली आपके अलग से बैचेस होते हैं एमडी कैट के बच्चों के। और एमडी कैट के बच्चों की स्पेशल फोकस हमारा क्या होता है भाई, वो तमाम बच्चे जो एमडी कैट के लिए हमारे पास आते हैं, तो भाई आपकी ना सिर्फ सिंध के एमडी कैट की, पंजाब के एमडी कैट की, नेशनल एमडी कैट की तैयारी होती है, बल्कि साथ साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आ खान यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपके पास नम्स है, जैसे कि आपके पास पर्टिकुलरली आर्मी मेडिकल कॉलेज है, आपके पास पर्टिकुलरली जियाउद्दीन है, आपके पास बकाई है, इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस की तैयारी भी इस ग्रुप में शामिल होती है। इसके अलावा एमडी कैट के वो तमाम बच्चे जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर सीएस की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे बायोलॉजी का पोर्शन आता है, आपकी उसकी तैयारी भी इसी बैच में कवर करवाते हैं। क्योंकि भैया एनईडी हो गया, मेरान हो गया, यूवीटी हो गया, यहाँ पे जो एमडी कैट के बच्चे अप्लाई करते हैं, आपके टेस्ट के अंदर बेटा बायोलॉजी का पोर्शन आता है, तो भाई आपकी हम उसकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। तो आपको ये तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और जो बच्चा इंजीनियरिंग का होता है, बिजनेस का होता है, आपको हर यूनिवर्सिटी की हम तैयारी कवर करवाते हैं, इंजीनियरिंग की भी और बिजनेस की भी। आपको हम हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं भाई, कि आपकी चॉइस है, आपको बिजनेस की मैथ्स पढ़नी है, जनरल मैथ्स पढ़नी है, क्वांटिटेटिव मैथ्स पढ़नी है, इंजीनियरिंग की मैथ्स पढ़नी है, आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है एक मामूली सी फीस के अंदर। और ये फीस पूरे साल की होती है, पूरे सेशन की होती है। अक्सर बच्चे जो पूछते हैं ना सर ये कोर्स कब कवर होगा, भाई ये कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। अगर आप नेट 3 के लिए अप्लाई करो उससे पहले कोर्स कवर होगा, नेट 4 के लिए अप्लाई करो उससे पहले एक दफा कोर्स पर कवर होगा, फास्ट के लिए अप्लाई करो उससे पहले एक दफा कोर्स पर कवर होगा। आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाएगा। आप एनईडी के राउंड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेरान के राउंड 1 के लिए अप्लाई करो, एक दफा कोर्स के लिए कवर होगा, फिर राउंड 2 के लिए कोर्स कवर होगा, यानी कि मल्टीपल टाइम आपका कोर्स रिवाइज करवाया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि जो लाइव क्लासेस होती हैं बेटा, ये जूम की एप्लीकेशन के ऊपर होती है, इसमें कोई झंझट नहीं होता। आपने सिंपल अपने हेडफोन्स को लगाना है, आराम से घर पे बैठना है, आपको कहीं जाने आने का टाइम जाया नहीं करना। अक्सर बच्चे जो बेटा याद रखिएगा फिजिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं, सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जाने आने का एक टाइम जाया होता है। भाई ये टाइम बड़ा कीमती है, ये टाइम ही तो सबसे बड़ा कीमती है। आपकी कॉस्ट एक लग रही है जाने आने के अंदर। आपकी सुबह अगर लेट सपोज 9 बजे क्लास है, तो भाई 9 बजे क्लास का मतलब है आप घर से निकलोगे कम से कम 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, तो ये आपकी कॉस्ट आपकी है। और कॉस्ट भी चलो हर बंदा मैनेज कर ली लेता है, कहीं ना कहीं से कॉस्ट आप निकाल लोगे, मगर उस कॉस्ट से बड़ी जो टाइम की कॉस्ट है उसकी कोई नेमो बदल नहीं है। ये जो टाइम होता है इस टाइम की कोई पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं है। टाइम की सबसे बड़ी कॉस्ट कोई दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपका टाइम जाया हो रहा है कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक या 3 बजे तक आप बैठ के किसी कोचिंग को टाइम दे रहे हो, ये सबसे बड़ा आपका गलत काम होता है। तो हम लाइव क्लासेस का फायदा ही होता है, घर पे बैठोगे, प्लग इन करोगे, जस्ट क्लासेस को ज्वाइन करोगे, लाइव क्लासेस का हिस्सा बनोगे। जो लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है प्रॉपर्ली, आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। याद रखिएगा एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, कि भाई आपने तैयारी कर ली, आपने लाइव लेक्चर्स को ले लिया, अब यूट्यूब से आपने तैयारी कर ली। भाई यूट्यूब से अक्सर बच्चे कहते हैं यूट्यूब के और लाइव में डिफरेंस क्या है, भाई सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यूट्यूब के ऊपर तो खाली एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और प्रॉपर्ली तो यूट्यूब पे आपको कोई लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। ये तो मेरी बड़ी बात है कि भाई मैंने अपने मैथ्स के एक एक लेक्चर प्रॉपर्ली डिटेल में तरीके से करके डाला हुआ ताकि किसी बच्चे को डिफिकल्टी ना हो। मगर अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई कहां से क्या चीज स्टार्ट करनी है, किस तरीके से चीजों को फोकस करना है। तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर एक डेडिकेटेड फैकल्टी होती है जो कि आपको एक एक चीज प्रोवाइड करती है, पढ़ाती है, समझाती है, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल पे लेके जाती है, एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाती है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूट्यूब से अगर आपने तैयारी कर भी ली तो भाई टेस्ट कैसे दोगे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये कि यहाँ पे आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। बेटा दुनिया का सबसे मशहूर तरीन सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग कंडक्ट करता है, हमने अपने पास उसको इंटीग्रेट करा हुआ होता है, जिसके ऊपर प्रॉपर्ली टाइम आपका चल रहा होता है, टाइमर चल रहा होता है, कि जिस तरीके से एक रियल टाइम टेस्ट होता है नस्ट का, फास्ट का, एनईडी का, यूईटी का, मेरान का, आपको उसका एक्सपीरियंस मिल सके, आपको उसका आइडिया हो सके, और उस बेसिस के ऊपर आप फिर जब अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली आप पोजीशन भी लेकर आते हो। अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट में 170 प्लस का स्कोर है लास्ट राउंड के अंदर, नस के अंदर 160 प्लस का स्कोर है राउंड 1 में भी, राउंड 2 के बच्चों के अंदर भी। सिमिलरली फास्ट के अंदर टॉप पोजीशन है, एनईडी के अंदर लास्ट 6 इयर्स के अंदर टॉप पोजीशन है, मेरान की हर बोर्ड के अंदर मेरे बच्चों की पोजीशन है। उसके पीछे रीजन ये कि मेरी मेहनत, जो मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतने फास्ट पेपर सॉल्व करवाता हूं, मेरी बड़ी मेहनत होती है उसके ऊपर। सिमिलरली आपके पास यूईटी का जो पहला राउंड आ रहा है मार्च में आ रहा है, सीबीएम का जो राउंड नंबर 2 आ रहा है, आईओबीएम का, सीबीएम का एक टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट 29 जून को होगा। एमडी कैट का टेस्ट इस दफा अगस्त के एंड के अंदर, अगस्त के जुलाई के एंड के अंदर, जुलाई से अगस्त के दरमियान की टेस्ट डेट आ रही है, और पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट नवंबर के अंदर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, अगेन एक बड़ा स्कूल है, इसका टेस्ट आपके पास आ रहा है सिंपल तरीके से 6 जुलाई को बैचलर्स का। हबीब यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2, आपके पास ये कंसर्न है कि भाई ये आपके पास होगा 24 से लेकर 27 जून के दरमियान। डीएचएस सोफा अगेन कराची की अच्छी यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इसका टेस्ट आ रहा है 25 जून को। नम्स का टेस्ट आ रहा है 31 अगस्त को एमडी कैट का। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टेस्ट आ रहा है मेरे पास 7 जून से लेकर 6 जुलाई
जुलाई के दरमियान में। ITU इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी है पंजाब साइड की, इसका टेस्ट आपके पास आ रहा है 7 जून से लेके 6 जुलाई के दरमियान में। आई हमारे पास IST का टेस्ट, ये भी बेटा जून के अंदर ही होता है, IST का टेस्ट भी जून के अंदर होता है। देन हमारे पास आ रहा है एयर यूनिवर्सिटी अगेन बेस्ट यूनिवर्सिटी पंजाब साइड की, आपके पास टेस्ट आ रहा है 22 जुलाई से लेके 31 जुलाई के दरमियान में। जेबिस का राउंड नंबर 2 आपके पास आ रहा है 22 जून से लेकर 28 जून, एक राउंड जेबिस का ऑलरेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बेताशा बच्चों को हुआ। UIT अगेन कराची की यूनिवर्सिटी है, इसका टेस्ट आ रहा है 27 जुलाई को। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा 11 अगस्त के अंदर। बहरिया यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 2 आ रहा है अभी अगस्त के अंदर आएगा, जुलाई अगस्त के अंदर आपका सेकंड राउंड आ रहा होगा। तो भाई ये हमारे पास ओवरऑल पाकिस्तान की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इनके एडमिशंस आ रहे हैं। याद रखिएगा प्रॉपर्ली क्लासेस का हिस्सा बनिए, इन क्लासेस में पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, एक एक चीज आपको बेसिक लेवल से कवर करवाई जाएगी, लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है। सेकंड नंबर के ऊपर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, सर आपके बैचेस का शेड्यूल क्या है, सर रमजान में टाइमिंग्स कैसे मैनेज करेंगे। देखो भाई हमारे बैचेस का शेड्यूल क्या है मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपकी जो भी क्लासेस कंडक्ट होंगी उन क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि भाई आपको उस पर्टिकुलर क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी क्लास को भी आपको कोई मिस होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब काफी सारे बच्चों का देखो कॉलेज तो एंड हो चुका है, तो अब जो टाइम है ये टाइम सिर्फ तैयारी करने का, एप्टीट्यूड का प्रॉपर्ली फोकस होके। हमारी क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई क्लासेस के अंदर ही आपकी मल्टीपल क्वेश्चंस की तैयारी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स की बात करूं, भाई मैथ्स के अंदर मैं अपनी क्लासेस के अंदर मैं टॉपिक्स के अंदर 40-40 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाता हूं। तो भाई आपकी क्लास के अंदर बैठ के भी मेजरली तैयारी हो रही है, फिर आपने मेरी किताब को सॉल्व करना है, TPP को सॉल्व करना है एंड सो ऑन। तो भाई सैटरडे वाले दिन आप लोगों की पहली क्लास है केमिस्ट्री की। अच्छा केमिस्ट्री की क्लास उन बच्चों की होती है भाई जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। याद रखिएगा अक्सर बच्चों को ये बात मालूम नहीं होती, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी थी तो बेटा आप कल को किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हो जहां पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर आती है तो वहां पे फिर केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। तो ये उन बच्चों की क्लास है, तो ये सुबह 6:15 से लेकर 7:30 के दरमियान में होगी, सही है। फिर 7:30 से लेकर 9 बजे के दरमियान फिजिक्स की क्लास होगी, सही है, फिजिक्स तमाम यूनिवर्सिटीज में आती है। देन आपके पास जिन बच्चों की केमिस्ट्री नहीं होती तो उन लोगों की फिर सुबह 10:30 से लेके 2:30 के दरमियान, अच्छा इसके अंदर हमने टाइमिंग थोड़ी ज्यादा रखी हुई है, कंप्यूटर की क्लास होगी, इसमें प्रैक्टिस भी आपको क्लास में कवर करवाई जा रही होती है, तो इसमें आपको टाइमिंग थोड़ी ज्यादा हम रख रहे होते हैं कि 10:30 से लेके 2:30 का मतलब है कि तकरीबन 2 घंटे की 3 घंटे की हमने क्लास यहाँ पे शेड्यूल करी है। इसके अंदर आपकी ना सिर्फ क्लास में प्रैक्टिस होती है बल्कि पास पेपर जो साथ ही तमाम यूनिवर्सिटीज को सॉल्व करवा रहे होते हैं। हमारे जो एस्टीम फैकल्टी मेंबर है सर ताहिर और सर साद बाय द वे ओरेकल के इंजीनियर है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फैकल्टी के अंदर पाकिस्तान के टॉप के PhD होल्डर्स, पाकिस्तान के टॉप के एंटरप्रेन्योर्स, पाकिस्तान के टॉप के जो एजुकेशनिस्ट होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं। तो सर साद माशाल्लाह से ओरेकल के इंजीनियर है, ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म है उसको भी सर्च करिएगा क्या चीज है, सही है। तो उनका बेसिक मैंने तजुर्बा बता दिया। इंग्लिश की क्लास देन आपकी होती है 4:45 PM से लेके 6:30 PM के दरमियान के ऊपर। अगेन कंप्यूटर की क्लास ये हर बच्चे के लिए नहीं है भाई, जो बच्चा जिसने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी थी और वो ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे जैसे कि NED हो गई, मेरान हो गई, UET हो गई, इन यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन आता है। या फिर अगर आप जेबिस में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी कंप्यूटर का पोर्शन आता है। मगर अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर, अगर आप NED में अप्लाई कर रहे हैं, मेरान में कर रहे हैं, UET में कर रहे हैं, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है तो कंप्यूटर की क्लास आपको लेनी होगी, कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। आप अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते केमिस्ट्री पढ़ूंगा कंप्यूटर पढ़ूंगा। हाँ अगर तो आपने ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री भी पढ़ी है कंप्यूटर भी पढ़ी है तो फिर आपकी चॉइस होती है, आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ो, आपकी चॉइस है, फिर आप एक चीज का टेस्ट दे सकते हो। मगर अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी है तो आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। NED मेरान UET में कंप्यूटर या केमिस्ट्री आती है, नस्ट हो गया, फास्ट हो गया, GIKI हो गया, यहां पे केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन अब नहीं आता, सही है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर संडे वाले दिन भी सेम है। अच्छा मैथ्स की जो क्लासेस है ना, जो कि मेरी क्लासेस है भाई, मैथ्स की क्लासेस मैंने जानबूझ के 10:30 PM यानी कि तरावियों के बाद का टाइम रखा है ताकि मैं आप लोगों को मेजोरिटी फायदा दे सकूं, क्योंकि जाहिर सी बात है रमजान का महीने जैसे मैंने आपसे अर्ज किया तो तरावियों के बाद का टाइम मैंने रखा है मैथ्स के अंदर। 10:30 से लेकर तकरीबन 11:45 तक की क्लास है मेरी, 12 बजे से पहले पहले हम उसको माइंड अप कर रहे होंगे, सही है। तो हमारी सैटरडे वाले दिन भी है, संडे वाले दिन भी है और फिर फ्राइडे वाले दिन भी मैंने अपनी क्लास रखी हुई होती है। अच्छा मंडे वाले दिन तो अक्सर बच्चों का कॉलेज होता है तो हमने आपको इतना प्रेशराइज नहीं करा हुआ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे काफी सारे बच्चों का कॉलेज भी होता है या कोचिंग होता है तो हमने उसको भी तरह जहन में रखा हुआ है। अगेन केमिस्ट्री की सुबह क्लास है, फिजिक्स की ये ऑप्शनल क्लास होती है, इसके अंदर आपको जब आप बैच में आओगे तो फर्दर पता चलेगा। तो भाई हमने जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिजिक्स की क्लासेस रखी है इसमें ऑप्शनल डेटा भी आपको देते हैं और इसके अलावा आपके पास ये चॉइस होती है कि भाई आप इसकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। अगर ये क्लास आप नहीं लेना चाहते आप उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, हम इसको बाद में दोबारा भी कवर अप करवा रहे होंगे। अच्छा
जो बच्चे बिजनेस मैथ्स की तैयारी करें, यानी कि अगर आप आईबीए का बीबीए का टेस्ट देना चाह रहे हो, या फिर अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो भाई आप लोगों की जर्नल या बिजनेस मैथ्स की क्लास होती है अगेन रात में 10:30 टू 12 के ऊपर। सिमिलरली ट्यूसडे वाले दिन अगेन 10:30 टू 12 एम के ऊपर जर्नल मैथ्स की, बिजनेस मैथ्स की क्लासेस होती है, क्वांटिटेटिव मैथ्स की क्लास होती है। सिमिलरली वेडनेसडे वाले दिन भी देखो, आपकी शाम में 4:45 पीएम से लेकर 6:30 के ऊपर ये जर्नल मैथ्स की क्लास है, बिजनेस मैथ्स की है, और रात में मेरी क्लास एडवांस मैथ्स की भी आ रही है। सिमिलरली थर्सडे वाले दिन एक कंप्यूटर की क्लास भी आपके पास आ रही है, सही है, और केमिस्ट्री फिजिक्स की भी आ रही है। इसके अलावा अगर मैं फ्राइडे वाले दिन की बात करूं, तो फ्राइडे वाले दिन सिर्फ मेरी एडवांस मैथ्स की क्लास है। याद रखिएगा भैया। तो ये हमारा ओवरऑल एक शेड्यूल होता है। अच्छा, वो तमाम बच्चे जो एमडी कैट की तैयारी, अच्छा बेटा, वो तमाम स्टूडेंट जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, जहन में रखिएगा आपका शेड्यूल भी लगभग यही होता है, बट ऑब्वियसली आपके टेस्टों में कंप्यूटर नहीं होता, तो वहां पे आपकी इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है, आईक्यू का, बेसिक मैथ्स का। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स की क्लास होती है, इसकी जगह पे आपकी बायोलॉजी की क्लासेस होती हैं। इसके अलावा फिर आपकी पास्ट पेपर सेशन की क्लासेस भी होती हैं। जो बच्चे एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, अगेन अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो बेटा आपका सिलेबस बाकी कंप्लीट होगा, आपको मल्टीपल पास्ट पेपर्स कवर करने का बाद में टाइम मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई एमडी कैट का टेस्ट तो जुलाई के अंदर होगा, इंटर के ए लेवल्स के एग्जाम्स के बाद तैयारी करूंगा, तो याद रखिएगा बेटा, एमडी कैट के पास्ट पेपर्स अगर कवर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा एमडी कैट देने का। तो भाई अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आपका अल्टीमेटली कोर्स कवर होगा। आपका कोई भी दोस्त अगर मेडिकल का हो, उससे लाजमी वीडियो को शेयर करिएगा, बताइएगा सर हाशिम ने क्या कहा है। अक्सर जो एमडी कैट के बच्चे होते हैं गलती करते हैं कि सेकंड ईयर के बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी ब्लंडर कर रहे हो। बेटा एमडी कैट की तैयारी अभी से करना स्टार्ट करो, रिमेंबर दिस थिंग। और फिर कोशिश ये करो कि भाई साथ साथ पास्ट पेपर जो हम आपको कवर करवाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे, आपका मेजोरिटी कोर्स आखिर तक एंड में जाके कवर अप हो रहा होगा, उससे पहले कवर अप हो रहा होगा, तो आपको एंड में टाइम मिलेगा फिर रेड स्पॉट की किताबें, डॉ के, नम्स के पास्ट पेपर्स करने का, एक्यू के पास्ट पेपर्स कवर करने का, या फिर साथ साथ पर्टिकुलरली जर्नल एमडी कैट के, नेशनल एमडी कैट के पेपर्स करने का, आपके पास जो पंजाब एमडी कैट है उसके पेपर सॉल्व करने का। तो ये सारी चीजें हम आपको कवर अप करवाएंगे अपनी क्लासेस के अंदर। तो भाई ये ओवरऑल मेरी तरफ से कोशिश थी, एक कारवां था कि भाई तमाम बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फायदा हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखें। लाजमी तौर पे कोशिश करें कि न्यू बैच को ज्वाइन करें, लाजमी तौर पे कोशिश करें कि न्यू बैच को स्टार्ट करें, न्यू बैच को ज्वाइन करें। इस बैच के अंदर तमाम सब्जेक्ट आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर करवाया जाएगा, मल्टीपल टाइम चीजों की प्रैक्टिस कवर करवाई जाएगी, एक एक चीज आपको बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के, तब भी आपको तमाम चीजें बार बार कवर करवाई जाएंगी। तो लाजमी तौर पे आप न्यू कोर्स को ज्वाइन करें, इसमें आपका फायदा है। कोशिश करें इस टाइम टेबल को फॉलो करें। अगर आपका कोई दोस्त नालायक है, आपका कोई दोस्त नालायक, मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि भाई आप दोस्तों को जब नालायक कहते हो ना, कि भाई तू पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, तो अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहा, उससे इस वीडियो का लिंक शेयर करें, उसको बताएं सर हाशिम ने क्या इंपॉर्टेंट बातें करी हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए करी है बेटा, खुद से लाजमी तौर पर फॉलो भी करें, और दोस्तों को लाजमी तौर पर शेयर करें, उनको बताएं कि भाई तैयारी करना क्यों जरूरी है। कोई दोस्त जिंदगी भर साथ नहीं देने वाला बेटा, कोई दोस्त जिंदगी भर आपको बैठ के खिलाने नहीं वाला, कोई माँ बाप आपको जिंदगी भर नहीं खिलाएंगे। आपको तैयारी एट द एंड ऑफ द डे खुद से करनी है। एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं अक्सर वो कहता भी हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। उस शेर का मफहूम ये है कि गिरते हैं वो शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये है कि भाई जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक चोट नहीं लगेगी ना, तो उठ के आप चलना नहीं सीखोगे। अगर एक अच्छा शह सवार जो होता है, एक अच्छा जो योद्धा होता है, एक अच्छा जो लड़ाई करने वाला होता है ना, वो जब तक गिरता नहीं है तब तक वो उठ के चलना नहीं सीखता। तो दुआ करो कि अल्लाह आपको कभी जिंदगी में गिराए ना। दुआ करो कि आप उस मुकाम पे ना हो कि आपको ठोकर लगे तो आप संभलो। अभी टाइम है संभलने का। कोई रिश्तेदार की दावतों में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई माँ बाप आपको फोर्स कर रहा है रिश्तेदारों की दावत में जाने के लिए, उनको मेरी ऑडियो सुनाओ, उनको मेरी वीडियो सुनाओ कि रिश्तेदार किसी काम नहीं आने वाले जिंदगी के अंदर। भाई ये जो माँ बाप कहते हैं ना कि नहीं बेटा ताल्लुक तो रखना पड़ता है, भाड़ा में क्या ताल्लुक यार, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करोगे ताल्लुक सारे खुद ही बन जाएंगे। जिंदगी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करोगे ना बेटा, किसी अच्छे इदारे में जॉब करोगे, तो रिश्तेदार खुद ही सीवियां लेकर आए हुए होंगे कि यार हमारे बच्चे की जॉब लगा दो या हमें यहाँ पे पहुंचा दो। तो भाई अपनी चीजों पे फोकस करो। ये टाइम बड़ा कीमती है। इन 4-5 महीनों के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। जिम शिम सब बन जाएगा, फुटबॉल फुटबॉल सब बन जाएगी। रोनाल्डो खुद घर पे आके तुम्हें दावत देगा अपने क्लब में खेलने की, विराट कोहली खुद आके तुम्हें जो है ना क्रिकेट खेलने में मजबूर करेगा। या फिर अगर आप बाबर आजम द ग्रेट किंग को फॉलो करते हैं, तो भाई द ग्रेट किंग आपको कहेगा कि आपने बैठ के तैयारी करनी है इसी तरीके से, आपने उसकी टीम में खेलना है, तो आपको सब मिलेगा जिंदगी में, मगर अपने टाइम पे मिलेगा। तो उस टाइम की तैयारी करो बेटा, फोकस होकर तैयारी करो। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, और मेरी तरफ से रमजान की बहुत सारी मुबारकबाद। जैसे रमजानों के अंदर आप में से जो भी बच्चे तरावी पढ़ा रहे हो, तो मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा प्लीज काइंडली, और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में कामयाब होकर जरूर मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह ताला जरूर आपसे मुलाकात होगी हमारे जो एनुअल डिनर्स होते हैं उसके अंदर। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया